नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 101। बैंगनी हवा पूर्व से आती है, भाग आधा। कई महीने पहले ये यून के ची गैदर स्तर तक पहुंचने से पहले उसने लिन शिंटोक द्वारा छोड़े गए नोट्स पढ़े थे। उन नोट्स में इस रहस्यमय अनुभूति का जिक्र था। ये यून पिछली रात ही इन दोनों को आपस में जोड़ पाया था। ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट में महारत हासिल करने पर मन में एक ड्रैगन और एक बाघ प्रकट होते हैं। बाघ पहाड़ों को पार करते हुए और ड्रैगन 9 आकाशों को भेदते हुए। मन में अजगर और बाघ के बीच युद्ध की कल्पना करते ही उनके करतबों की नकल करने का मन करता है। हर करतब बाघ और अजगर का ही होता है। उस क्षण ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का हर पहलू मन की गहराई में उतर जाता है। उसके बाद एक योद्धा ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट की सभी चालों को भूल सकता है, लेकिन जब वे युद्ध करेंगे तो वे अपनी हर हरकत में ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट को पूरी तरह से समाहित करने में सक्षम होंगे। इसका अर्थ था ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट को पूरी तरह से पचा लेना। यद्यपि ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट उत्कृष्ट थी, फिर भी यह नश्वर रक्त और बैंगनी रक्त क्षेत्रों की एक बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक मात्र थी। यदि कोई मार्शल आर्ट का अभ्यासी ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट की मुक्केबाजी चालों से बंधा रहता तो यह एक त्रासदी होती, क्योंकि वह महान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अभिशप्त नहीं होता। क्योंकि ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट में पूरी तरह महारत हासिल करने के बाद भी ये पर्पल ब्लड क्षेत्र के शिखर पर ही था। लेकिन अगर वे ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट के सार को अपनी मार्शल आर्ट प्रणाली में समाहित कर लें तो ये बिल्कुल अलग बात होगी। ये सब लिन शिंटो के नोट्स में दर्ज था। यही ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट के रचयिता द्वारा छोड़ा गया सच्चा अर्थ था। न केवल ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट बल्कि इस दुनिया में हर साधना तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि ताया पवित्र तकनीक भी ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट से उच्च कोटि की हो सकती है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। आगे की खेती के लिए खेती की तकनीकों को बदलना पड़ता है। योद्धाओं को अपनी साधना तकनीक को लगातार बदलना पड़ता था। कम बोध क्षमता वाले योद्धा खराब साधना तकनीकों के कारण व्यर्थ हो जाते थे। उच्च बोध क्षमता वाले लोग प्राचीन साधना तकनीक को आत्मसात कर सकते हैं और उसे अपनी मार्शल आर्ट की समझ में समाहित कर सकते हैं। अंततः वे मार्शल आर्ट के अपने स्वयं के मार्ग पर चल सकेंगे। इसे ऐसी साधना तकनीकों के रूप में भी जाना जाता था जिनकी सीमाएं होती हैं, लेकिन मार्शल आर्ट के मार्ग की कोई सीमा नहीं थी। यही वह स्रोत था जिसके कारण ये यून को रहस्यमय अनुभूति हो रही थी। अब ये यून उस क्षेत्र की दहलीज को छूने में कामयाब हो गया था। ये यून की हर हरकत और हाव भाव पहले से कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गए, मानो वे आसपास के वातावरण में घुल मिल गए हों। ये देखकर झांग टैन और भी आश्चर्यचकित हो गया और धीरे धीरे गंभीर हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दिनचर्या को भूल जाना, निराकारता को अपना लेना था? इस बच्चे ने 12 साल की उम्र में ही उस मुकाम को छू लिया है। मार्शल आर्ट में बड़ी पहचान बनाने की चाह रखने वाले हर व्यक्ति को इस क्षेत्र को समझना ही होगा। ये यून ने लगभग 15 मिनट तक ऐसा ही किया। वह एक समाधि जैसी अवस्था में प्रवेश कर गया था और पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। लेकिन आसपास बैठे दर्शक इंतजार करते करते ऊब चुके थे। ये जानना जरूरी था कि यून से पहले सबसे लंबे समय तक प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति लियान चेंग्यू थे, जिन्होंने केवल कुछ मिनट ही लिए थे। लेकिन ये यून ने लियान चेंग्यू से 5 गुना अधिक समय लिया था। अगर ये यून एक भयंकर तूफान की तरह उग्र होकर हर मोड़ पर चट्टानों को तोड़ता और पेड़ों को काटता भी, तो भी वे इसे सहन कर सकते थे, क्योंकि ये देखने लायक दृश्य होता। लेकिन ये यून तो बस अपनी सामान्य हरकतें कर रहा था। वे उसे देखते देखते ऊब चुके थे। क्या ये बच्चा सफल हो पाएगा? क्या हमें वाकई यह कायरतापूर्ण प्रदर्शन देखने की जरूरत है? मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ताओ कबीले के सभी लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे, लेकिन किसी ने भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। झांग टैन परीक्षक थे और उनके द्वारा ये यून को रोकने के लिए चिल्लाए बिना वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे केवल आपस में चर्चा कर सकते थे और अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर सकते थे। दरअसल आम दर्शक ही नहीं, बल्कि लियान चेंग्यू और ताओ यूनिक्सियाओ भी ये यून द्वारा अपने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट से प्रदर्शित किए जा रहे आकर्षण को नहीं समझ पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियान चेंग्यू और ताओ यूनिक्सियाओ द्वारा अभ्यास की गई ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट तकनीक त्रुटिपूर्ण थी और उसमें सामंजस्य स्थापित करना असंभव था। ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट शरीर को प्रशिक्षित करने की एक सर्वोच्च कला थी और ताया दिव्य साम्राज्य की राष्ट्रीय धरोहर पुस्तिका थी, इसलिए यह एक उच्च कोटि की साधना तकनीक थी। इसकी चरम सीमा तक साधना करना आसान नहीं था। न केवल एक योग्य गुरु की आवश्यकता थी, बल्कि व्यक्ति में स्वयं की अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए थी। लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ और लियान चेंग्यू में ये दोनों ही मानदंड नहीं थे। ये चालें देखने में तो सुंदर लगती हैं, लेकिन मुखों में दम नहीं है। ये तो बस दिखावा है, कुछ खास नहीं, ताओ यूनिक्सियाओ ने जम्हाई लेते हुए कहा। उसने ये यून के मुक्केबाजी कौशल को काफी देख लिया था। वह बस ये यून के सफेद जैड के मंच से कूदकर काले लोहे के पत्थर पर प्रहार करने से पहले अपनी आखिरी कुछ चालें पूरी करने का इंतजार कर रहा था। उस समय उसे ये यून की असली ताकत का पता चल जाएगा। लियान चेंग्यू के मन में भी ताओ यूनिक्सियाओ जैसी ही सोच थी। वह भी ये यून की असली ताकत जानना चाहता था। हालांकि ये यून इस पूरे समय विजयी रहा था, लेकिन लियान चेंग्यू ने ये यून को कभी भी अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करते नहीं देखा था। जब झांग युक्सियन ने ये यून को चुना तो यह उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण था। झाओ तेजू को घायल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि झाओ तेजू बहुत कमजोर था। राज्य के चयन की प्रारंभिक परीक्षा में उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के कारण था।
लियान चेंगयू ये यून का मुखौटा उतारना चाहता था और देखना चाहता था कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। लेकिन ये यून ने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का प्रदर्शन किया जो किसी बूढ़ी दादी के पैर बांधने वाले कपड़े जैसा था। वह लंबा और बदबूदार था। ये कब खत्म होगा? 15 मिनट बीत गए, फिर 15 मिनट और। ताओ यूनिक्सियाओ इंतजार करते करते पूरी तरह से ऊब चुकी थी। उसे यह पक्का यकीन होने लगा कि ये यून की ताकत बहुत भयानक थी। लियान चेंगयू की भी यही सोच थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये यून आसानी से कुछ ही हमलों में कुछ काले लोहे के पत्थरों को नष्ट कर देता। ये छोटा सा गुलाम बेईमानी से जनता को धोखा दे रहा है। अगर उसमें वाकई काबिलियत होती तो वह इसे पहले ही उजागर कर देता। जहां तक उस बूढ़े झांग टैन की बात है, उसे तो शुरुआत में ही अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। वह अब हालात सुधार नहीं सकता, इसलिए वह इस छोटे गुलाम का अंत नहीं चाहता। जब लियान चेंगयू सोच ही रहा था, अचानक वह चौंक गया क्योंकि उसने ये यून के ऊपर एक बैंगनी धुंध को प्रकट होते देखा जो अभी भी प्रदर्शन कर रही थी। बैंगनी धुंध प्रकाश को बिखेर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे झरना सूर्य की रोशनी को बिखेरकर इंद्रधनुष बनाता है। यह दृश्य और भी सुंदर होता जा रहा था। इस खूबसूरत दृश्य का क्या अर्थ था? वाह! ये यून के शरीर से एक शुद्ध सार तत्व आकाश में उड़कर बादलों तक पहुंच गया। ये सुगंध आकाश में फैलने लगी और एक बैंगनी बादल का रूप ले लिया। ये बैंगनी रेशम की तरह ही भव्य था। इस दृश्य ने कई लोगों को स्तब्ध कर दिया था। वास्तव में वे यह नहीं बता पा रहे थे कि इस दृश्य का ये यून से कोई संबंध है या नहीं। उसके मुखों से बैंगनी रंग की धुंध कैसे उत्पन्न हो सकती थी? लोगों ने खुद को संभाला और उन्होंने देखा कि ये यून की मूर्तियां हल्की हल्की चमक रही थीं। ये यून की ओर हर दिशा से अपार ऊर्जा प्रवाहित हुई। उस क्षण ये यून को लगा कि वह बैंगनी रक्त क्षेत्र के द्वार को छूने के कगार पर है। अरे, ये तो पूर्व से आने वाली बैंगनी वायु है। झांग टैन बहुत चौंक गया। जब कोई व्यक्ति अपनी मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करता है और सभी विकर्षणों को दूर करता है तो वह नियम रहित, आकार रहित, शून्य रहित, स्वयं रहित अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में उसका सार प्रकट हो सकता है। जो सार तत्व उत्पन्न हुआ वह आसपास के स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ मिलकर संघनित होकर आकाश में ऊपर की ओर उठने वाली वायु की लहर में तब्दील हो सकता था। यह था पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट। बैंगनी वायु को स्वर्ग के पुत्र की आभा के रूप में भी जाना जाता था और यह वर्णनीय रूप से अनमोल थी। पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट का किसी व्यक्ति की साधना से कोई संबंध नहीं था। यह विशुद्ध रूप से एक अवस्था थी। यह एक ऐसी साधना अवस्था थी जिसका कई मार्शल आर्टिस्ट सपना देखते हैं, लेकिन अचानक ज्ञानोदय की तरह ये कुछ ऐसा था जो खोज करने से नहीं मिलता था। लेकिन कई मार्शल आर्ट के उस्तादों, मानवाकाओं ने अपने जीवन में कभी भी पूर्व से आने वाली बैंगनी वायु जैसी अवस्था में प्रवेश नहीं किया है। बैंगनी हवा पूरब से आती है। हवाई यान पर बूढ़े सू ने अपनी दाढ़ी पकड़ी और दर्द से बेखबर होने के कारण उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी कुछ दाढ़ी तोड़ दी है। उससे कुछ ही दूरी पर लिन शिंटोग खड़ी थी जो इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। इसी समय ये यून की हड्डियों से एक हल्की सी आवाज निकलने लगी। यह आवाज पहले धीमी थी लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। हड्डियां बिजली की तरह मजबूत, नसें धनुष की तरह मजबूत। बस आवाज और भी तीव्र होती गई। उसी समय ये यून के शरीर से निकलने वाली रोशनी भी तेज होती गई, मानो उसके शरीर से एक छोटा सा सूर्य उगाया हो। इस समय ये यून का सार एकीकृत हो गया था। नियमित दिनचर्या की सीमाएं होती हैं, लेकिन मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं होती के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई थी और उसके दिमाग में ड्रैगन, बाघ की काल्पनिक छवियां और अधिक स्पष्ट हो गई थीं। अंततः जब ये यून ने अपनी सारी ऊर्जा को चरम सीमा तक एकत्रित कर लिया तो उसने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट की अंतिम मुद्रा को अंजाम दिया। भले ही यह 18वीं बार था जब ये यून ने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट के पूरे सेट का प्रदर्शन किया था। आखिरी मुक्का लग गया। धमाका! ये यून के शरीर के भीतर की ऊर्जा जोर से बाहर निकली। उसके शरीर ने अपने भीतर बहुत सारी ऊर्जा संकुचित कर रखी थी और इसे मुक्त करने के साथ ही ये उनकी हड्डियों और मांसपेशियों में उत्पन्न ध्वनियां भी एक होकर एकजुट हो गईं। पेंग 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 पेंग। चबूतरे पर ताओ कबीले के बुजुर्गों के बगल में रखे हुए 1 दर्जन चाय के प्याले और 3 चायदानी चकनाचूर हो गए। चाय चारों ओर फैल गई जिससे बुजुर्गों को गहरा सदमा लगा। ताओ कबीले के बुजुर्ग बैंगनी रक्त के स्तर पर थे, लेकिन ताओ कबीले के कुछ सलाहकार ऐसे भी थे जिन्हें मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था। अपनी हार देखकर वे भयभीत होकर पीछे हट गए। अध्याय 102 बैंगनी हवा पूर्व से आती है, भाग 2/2। ये सब क्या है? कई लोगों ने सफेद जैड मंच की ओर देखा, लेकिन उन्हें केवल यूं ही दिखाई दिया जो आंखें बंद करके एकाग्रता से काम कर रहा था। उसके हाथ उसकी भौहों के पास थे और उंगलियां एक दूसरे की ओर इशारा कर रही थीं। धीरे धीरे उसने अपने हाथों को शरीर की केंद्रीय धुरी का अनुसरण करते हुए अपने दांतियान तक नीचे की ओर बढ़ाया। समापन के संदर्भ में लिन शिंटोग ने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट में उल्लेख किया था कि किसी साधना तकनीक को पूर्ण रूप से निष्पादित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समापन ऊर्जा को वापस लाने का भी एक तरीका है। ऊर्जा को वापस लाने से मन शांत होता है और अंतर्दृष्टि मजबूत होती है, तभी किसी साधना तकनीक को पूर्ण माना जाता है। ये यून ने वह प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक गहरी सांस छोड़ी। उस सांस में ये यून की ऊर्जा समाहित थी, इसलिए तलवार की तरह वह सांस बिना विलीन हुए दूर तक फैल गई। तभी ये यून ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिजली के 2 गोलों की तरह थीं, बेहद तेज और तीक्ष्ण। अभी अभी जो हंगामा हुआ, क्या वह मंच पर मौजूद बच्चे की वजह से था? दर्शक अब भी असमंजस में थे क्योंकि उन्हें ये बात अविश्वसनीय लग रही थी। ये होना चाहिए, कुछ लोगों ने अनिश्चितता से कहा। आकाश की ओर देखने पर बैंगनी धुंध अभी भी हल्की हल्की चमक रही थी। मंच पर 1 दर्जन टूटे हुए चाय के प्याले बिखरे पड़े थे। टूटे हुए टुकड़े चूरने तंडे के छिलकों जैसे थे। सबसे बड़ा टुकड़ा भी किसी व्यक्ति के नाखून के आकार का था।
कुछ टुकड़े तो धूल में बदल चुके थे। ये देखना वाकई चौंकाने वाला था। जब यी यून ने प्रदर्शन किया तो उसने कुछ बैंगनी धुंध उत्पन्न की। उसके ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट से हड्डियों के फटने जैसी आवाजें निकली और यहाँ तक कि चाय के कप भी चकनाचूर हो गए। लोगों को इस तथ्य पर विश्वास करने में काफी समय लगा। वे सब अचंभित रह गए। लियान कबीले के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य तो और भी अधिक स्तब्ध थे। वे बैंगनी धुंध को तो समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन चाय के प्यालों ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। क्या ये वही क्षेत्र नहीं था जिसका जिक्र याओ युआन ने किया था? नौ बादलों में गड़गड़ाहट, अचानक धनुषों का झुंड गिरना। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के ये सदस्य यी यून को मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, मानो वे पत्थर के बन गए हों। सेमीफाइनल की शुरुआत से लेकर अब तक सभी प्रतियोगियों ने अपनी ताकत साबित करने के लिए चट्टान तोड़ने की विधि का इस्तेमाल किया। जब लियान चेंगयू की बारी आई तो उन्होंने रोलर के आकार के एक काले लोहे के पत्थर को चकनाचूर कर दिया, और जब ताओ यूनिक्सियाओ की बारी आई तो उन्होंने ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट की बेड़ियों को तोड़कर 9 मिस्टीरियस स्वॉर्ड्स ऑफ हेवन का प्रदर्शन किया, जो देखने में प्रभावशाली था। अंत में ताओ यूनिक्सियाओ ने अपनी साधना तकनीक की ताकत साबित करने के लिए अपनी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन जब यी यून तक पहुंचा तो उसने काले लोहे के पत्थर पर एक बार भी हमला नहीं किया, बल्कि अंत में उसने अपने शरीर के भीतर एक बैंगनी धुंध उत्पन्न कर दी, और जब उसकी हड्डियों से विस्फोट की आवाज निकली तो चाय के कप चकनाचूर हो गए। ताओ यूनिक्सियाओ ने तलवार की ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की थी जो सामान्य नश्वर रक्त योद्धाओं के लिए असंभव थी। वहीं यी यून ने बैंगनी धुंध और चकनाचूर चाय के प्याले उत्पन्न किए थे। तुलना करने पर कौन बेहतर था और कौन बदतर, योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोग यह नहीं बता सकते थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके युवा गुरु लियान चेंगयू उन दोनों के साए में थे। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के नेता झाओ तेजू द्वितीय को इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। इस समय लियान चेंगयू पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। उसे असल में पता नहीं था कि यी यून ने क्या किया था, लेकिन आसमान में उठती उस किरण को और दर्जनों प्यालों के चकनाचूर होते देख लियान चेंगयू को यकीन हो गया था कि यी यून की मुक्केबाजी की तकनीक में कुछ अविश्वसनीय शक्ति थी। अन्यथा ऐसी घटना कैसे घटित हो सकती थी? क्या उसे कोई विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई? लियान चेंगयू को पूर्व से आने वाली बैंगनी वायु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह उसके बस से बाहर की बात थी। लेकिन वह समझ सकता था कि यह अंतर्दृष्टि से प्राप्त कोई चीज थी। शायद यी यून ने इस अवसर का लाभ उठाकर एक अन्य लोक में प्रवेश कर लिया था। लियान चेंगयू की आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वह गुस्से से आग बबूला था, मानो उससे कोई ऐसी चीज छीन ली गई हो जो उसकी अपनी थी। प्रारंभिक और सेमीफाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, जिन लॉन्ग वेई के अधिकारियों द्वारा सम्मानित होना, जिन लॉन्ग वेई का एक विशिष्ट सदस्य बनना, ये वो चीजें थी जो लियान चेंगयू चाहता था। लेकिन सबसे पहले तो वह बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहा। अब तक उसे अपनी असफलता का कारण नहीं पता था। यदि वह बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर लेता तो राज्य की चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण करना उसके लिए खाने पीने जितना आसान होता। जिन लॉन्ग वेई के कुलीन वर्ग में प्रवेश करना भी उतना ही आसान होता। अब उसे राज्य के चयन में सफल होने के लिए अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर रहना था। प्रारंभिक चरण में वह किसी तरह अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा और उसे लगा कि वह झांगटेन का ध्यान आकर्षित कर लेगा, लेकिन पल भर में ही यी यून ने उसे पीछे छोड़ दिया। जब यी यून ने अपनी साधना तकनीक का प्रदर्शन किया तो उसने न तो चट्टानों को तोड़ा और न ही पेड़ों को काटा, बल्कि केवल उस प्रकाश की किरण और उसकी विस्फोटक हड्डियों की आवाज, जिसने एक दर्जन चाय के कपों को चकनाचूर कर दिया, उसे चरम सीमा तक धूमिल करने के लिए पर्याप्त थी। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति अपने कबीले का एक गरीब आम आदमी था। लियान चेंगयू ने अपने सबसे बुरे सपनों में भी ऐसे दिन की कभी कल्पना नहीं की थी। और जिस बात ने लियान चेंगयू को सबसे ज्यादा निराश किया वही ये थी कि उसने अभी तक यी यून की असली शक्ति नहीं देखी थी। अपने इरादों को पूरी तरह से उजागर किए बिना यी यून की आक्रमण और विनाशकारी शक्ति अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। यी यून बेहद शक्तिशाली प्रतीत होता था और चूंकि उसने कभी दूसरों के साथ सीधा युद्ध नहीं लड़ा था, इसलिए कोई भी उसकी क्षमताओं से अवगत नहीं था। क्या वह मेरिडियन क्षेत्र के शिखर पर है, चीगेद्र क्षेत्र में है या इससे भी उच्च स्तर पर है? प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर झांगटेन अभी भी सदमे की स्थिति में था। विशाल जंगल में रहने वाले एक आदिवासी कबीले के एक गरीब युवक के लिए पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट जैसी रचना को प्रेरित करना अविश्वसनीय था। बैंगनी वायु राजसी आभा का प्रतीक थी। यहाँ तक कि ऐसी किंवदंतियां भी प्रचलित थीं कि बैंगनी वायु किसी संस्थापक सम्राट या संत की पहचान थी। ऐसी अफवाहें फैलने का कारण ये था कि पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट को प्रेरित करने वाले योद्धाओं ने महान उपलब्धियां हासिल की थीं। उनमें वास्तव में मार्शल आर्ट के संतों के संस्थापक सम्राट बनने की क्षमता थी। क्योंकि पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट दुर्लभ थी, इसलिए ये राज्य के मुख्य क्षेत्रों के उच्च श्रेणी के योद्धाओं के बीच एक विचित्र किंवदंती थी। इसे और भी विचित्र बनाते हुए ये कहा जा सकता है कि जो लोग पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की मान्यता प्राप्त हो जाती है। उनका एक दिव्य भाग्य होता है, मानो कोई तारा मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ हो। वे असाधारण होने के लिए ही पैदा हुए थे। ये सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई थी। क्योंकि पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा का परिणाम था। स्वर्ग पृथ्वी युवांची के साथ मिलकर ये किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा का सूचक बन गया। इसका यह भी अर्थ था कि स्वर्ग पृथ्वी युवांची ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। स्वर्ग पृथ्वी युवांची द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त कहा जा सकता है। हालांकि यह अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन इसमें तर्क निहित है। इस समय सफेद जेड मंच के ऊपर स्थित हवाई यान में लिन शिंटोग नीचे हो रही घटनाओं को देख रही थी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ऊंचाई पर वे बैंगनी धुंध की सुंदरता का आनंद ले सकते थे। ये जलती हुई बैंगनी लिप्टों के गुच्छे की तरह लग रहा था।
और उस बैंगनी धुंध के नीचे लिनेन के वस्त्र पहने एक युवक था। उसका हाव भाव असाधारण हो गया था, मानो वह इस बात का आनंद ले रहा हो कि वह एक पर्वत की चोटी पर है। पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट वाकई एक आश्चर्य था। शिंटोग आह, बूढ़े सू ने अचानक कहा। जी गुरुजी, क्या बात है? लिन शिंटोग ने बूढ़े सू की ओर मुड़कर प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसे केवल भौहें चढ़ाए हुए देखा। मुझे बताओ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अचानक मेरे मन में एक विचार आया। कुछ महीने पहले जब क्लाउड वाइल्डनेस में बैंगनी बादलों का जन्म हुआ था, तो क्या ये पूर्व से बैंगनी हवा आती है का एक रूप हो सकता है? अध्याय 103, बूढ़े सू का अनुमान। हालांकि योद्धाओं के बीच पूर्व से आने वाली बैंगनी वायु का प्रचलन दुर्लभ था, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में अनगिनत असाधारण हस्तियों का जिक्र मिलता है। इसलिए इतिहास की पुस्तकों में पूर्व से आने वाली बैंगनी वायु का उल्लेख मिलता है। लेकिन बैंगनी बादलों का जन्म एक अभूतपूर्व घटना थी। इतिहास की किताबों में भी ऐसी कोई घटना ढूंढना मुश्किल था। विशाल बादल वन्य क्षेत्र को बैंगनी बादल ने ढक लिया था। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। पहले तो कोई भी बैंगनी बादलों के जन्म को बैंगनी हवा पूर्व से आती है से नहीं जोड़ता था। लेकिन बूढ़े सू ने किसी तरह इस संबंध का पता लगा लिया। लिन शिंटोग चौंक गई। गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? बैंगनी बादलों का जन्म इतने बड़े क्षेत्र में हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है कि बैंगनी हवा पूर्व से आए हो? पूर्व से आने वाली बैंगनी वायु वह क्षण है जब एक योद्धा की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वर्ग पृथ्वी युआंची की मान्यता प्राप्त होती है। जहां तक बैंगनी बादलों के जन्म की बात है, भले ही पूरे विशाल जंगल की स्वर्ग पृथ्वी युआंची सक्रिय हो गई हो, तब भी उसका इतना व्यापक प्रभाव नहीं होगा। लिन शिंटोग को यह अविश्वसनीय लगा। यहां तक कि एक महान सम्राट की सफलता में भी इतनी अतिशयोक्ति नहीं होती थी। बूढ़े सू ने सिर हिलाया और हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तो बस वही कह रहा था जो मेरे मन में आया। बूढ़े सू ने इस मामले का आगे कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जब बूढ़े सू को कोई प्रेरणा मिली तो उन्होंने उसे बेहद सटीक तरीके से समझा। शिंटोग, तुमने उस बच्चे के लिए ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट की नियमावली छोड़ दी है, जिस पर तुमने अपने नोट्स लिखे हैं। उसे इतनी गहरी समझ आ गई है, उसकी समझदारी वाकई अच्छी है। अब तुम उस बच्चे के गुरु हो। अरे, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो वो बच्चा अब मेरा मुख्य शिष्य है। अरे, उस बच्चे ने फिर मेरा फायदा उठा लिया। बूढ़े सू ने ये कहते हुए सिर हिलाया। ये सुनकर लिन शिंटोग लगभग हंस पड़ी। अगर दूसरे लोग किसी दादाजी को गुरु मान ले तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जब बात उसके गुरु की हो तो अगर कोई उन्हें दादाजी की पीढ़ी का गुरु मान ले तो वह उनका फायदा उठा रहा होगा। शिंटोग, तुम तो कमाल हो, लेकिन मुझे वो पसंद आने लगा है। और तुम्हारे इन मेरिडियन पर उसका जो प्रभाव है, क्या तुमने कुछ समझा है? लिन शिंटोग ने अपना सिर हिलाया। यह मानो किसी परछाई के पीछे भागने जैसा था, जिसका कारण पता लगाना नामुमकिन था। उस रात जब वह लौटी तो लिन शिंटोग ने अपनी परिकन्या हृदय सूत्र का जाप शुरू कर दिया था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी नसें सूखी थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। यह परिणाम भी अपेक्षित था, लेकिन सूजी आशावादी थे। उन्होंने कहा, शिंटोग, मैं कुछ दिनों में मार्क्वेस वेन्यून से मिलूंगा। बैंगनी बादलों के जन्म की जांच से अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है, लेकिन मार्क्वेस वेन्यून एक राजकीय खजाना क्लाउड वाइल्डनेस में लाए थे। उस खजाने के कंपास ने प्राचीन खंडहरों का पता लगा लिया। वह गुप्त स्थान बेहद खतरनाक है। आप अपनी पूरी ताकत से भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। मार्क्वेस वेन्यून समेत ताया दिव्य साम्राज्य के कई बड़े अधिकारी वहां इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत देर तक विचार विमर्श किया, क्योंकि वे जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस बार मार्क्वेस वेन्यून प्राचीन खंडहरों का एक अधूरा नक्शा प्राप्त करने में कामयाब रहे और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है और मैंने जाने का फैसला कर लिया है। इस प्राचीन गुप्त स्थान में किसी प्राचीन निर्जन स्वर्ग गुरु की विरासत हो सकती है। अगर मुझे कुछ प्रेरणा मिले तो शायद मैं आपकी अधूरी नसों को जोड़ सकूं। सूजी के ऐसा कहने पर लिन शिंटोग चिंतित तो हुई, लेकिन भावुक भी हुई। गुरुजी, वह प्राचीन खंडहर। हाँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे जाने का मुख्य कारण फॉर्मेशन मैप को सुलझाना है। वैसे भी मैं वर्षों से विशाल जंगल में घूमता रहा हूँ, मुझे कभी कोई कष्ट हुआ है क्या? जब मैं जवान था तब भी मैं रहस्यमयी भूमियों के खतरों के बीच खजाने हासिल कर लेता था। मैंने हर तरह की खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया है। तुम्हें पता नहीं कितने लोग मुझे अपने साथ रहस्यमयी भूमियों में ले जाने के लिए बेताब थे। बूढ़े सू ने गर्व से कहा। वह इस बात का घमंड नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पास खतरे को दूर करने की क्षमता थी। वह कई खतरों का सामना करते हुए ढेर सारे खजाने लेकर लौटा था, लेकिन रहस्यमयी भूमि में प्रवेश करने के लिए बूढ़े सू को अपने साथ शामिल करने के लिए होड़ मचाने वाले कई लोगों के लिए स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। जब सूजी युवा थे और इतने प्रसिद्ध नहीं थे, तब उन्होंने रहस्यमय लोगों की खोज के लिए कई अभियानों में भाग लिया था। बाद में उन्हें एक अप्रत्याशित खतरे का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बूढ़े सू को छोड़कर पूरा अभियान समाप्त हो गया। कई बार तो उसे इससे कुछ फायदे भी मिले। बेशक सूजी यह बात कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी वह दूसरों को उन घटनाओं के बारे में बताता तो वह शोकग्रस्त दिखाई देता और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता। ऐसा लगता था मानो रहस्यमय लोकों में हुए उन खतरनाक अनुभवों में उसे गहरा आघात लगा हो। लेकिन पलक झपकते ही लोग उसे किसी भूमिगत कार्यशाला या नीलामी घर में जाते और अपने काम की न होने वाली कीमती चीजें बेचकर अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हुए देख लेते। एक कामुक मुस्कान के साथ वह पूरी तरह से मालामाल होकर लौटता। कुछ बार ऐसा होने के बाद लोगों ने सूजी को सू भगोड़ा उपनाम दे दिया और सू भगोड़े के रूप में उसकी बदनामी तेजी से फैल गई। परिणामस्वरूप उसके बाद से बहुत कम अभियानों में उसे साथ ले जाया गया। जो लोग गए थे वे सब तोप के चारे बन गए, लेकिन वह जल्दी से भाग निकला। भला कौन उसे अपने साथ लाने की हिम्मत करेगा? इसलिए यह मानने का कारण था कि मार्क्वेस वेन्यून द्वारा बूढ़े सू को आमंत्रित करने का कारण रहस्यमय क्षेत्र में एक अत्यंत अनसुलझी समस्या का सामना करना था।
अंतिम उपाय के रूप में ही उन्हें सूजी से इसे हल करवाने की आवश्यकता पड़ी। इस समय जब ये यून सफेद जैद के मंच पर उतरी तो भीड़ भ्रमित, आश्चर्यचकित या यहाँ तक कि अचंभित थी। तुम ये यून हो, 12 साल के। इसी समय एक आवाज ये यून के कानों में पड़ी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि झांग टैन उसे देख रहा है। ये यून ने अपने कदमों की गति धीमी कर दी और सिर हिलाया। आप किस स्तर पर हैं? ची गैद्र क्षेत्र में। ये यून ने फिर से सिर हिलाया। क्या ये ची गैद्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरण है या ची गैद्र के शिखर पर? चोटी। ये यून ने धीरे से अपने होंठ हिलाए, लेकिन दूर से भी झांग टैन इसे समझ गया। इस बच्चे को अपनी आवाज को एक लय में ढालना नहीं आता था। यह दिलचस्प है क्योंकि यह एक छोटी सी तरकीब थी जो मेरिडियन क्षेत्र के लोग जानते होंगे। क्या उसके गुरु ने उसे यह नहीं सिखाया या उसका कोई अच्छा गुरु नहीं था? नहीं, बिना गुरु के वह ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट जैसी तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाता। झांग टैन के दिमाग में कई विचार कौंधने लगे। ये यून तो वाकई में एक सनकी है। ऐसा लगता है कि जब उसने प्रारंभिक दौर में सफलता हासिल की तो वह ची गैद्र क्षेत्र के शुरुआती चरणों से ची गैद्र क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। अन्य लोग भारी दबाव में थे और संघर्ष कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उस दबाव का उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए किया। और जो बात इसे और भी दुर्लभ बनाती थी वही ये थी कि ये यून की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। 12 वर्ष की आयु में उत्कृष्ट बोधगम्यता और अच्छे साधना स्तर के साथ वह एक अत्यंत अच्छा उम्मीदवार था। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा उत्पन्न बादलों का क्या अर्थ था? झांग टैन ने पूछा। आकाश की ओर देखने से पहले ये यून के मन में एक विचार आया। आकाश में बैंगनी रंग की एक पट्टी फैली हुई थी। काफी समय बीत जाने के कारण चमकते बादल धीरे धीरे छट गए थे। ये बेहद खूबसूरत लग रहा था, मानो बिखरे हुए बैंगनी पंख हो। बैंगनी रंग का आकाश। जब ये यून साधना कर रहा था तब उसके शरीर में चारों ओर फैली स्वर्ग पृथ्वी युवान की हुई ऊर्जा का प्रवाह हुआ और बैंगनी क्रिस्टल द्वारा संसाधित होने के बाद वह उसके असंख्य छिद्रों से बाहर निकल गई। ऐसा प्रतीत होता था कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा आसपास की स्वर्ग पृथ्वी युवांची के साथ मिलकर बैंगनी धुंध का निर्माण कर रही थी। इस बैंगनी धुंध का संबंध पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन से हो सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। याद रखना, घमंड और जल्दबाजी से बचना। इस दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं और दुनिया बहुत विशाल है। ताया दिव्य साम्राज्य की तो लगभग कोई सीमा ही नहीं है और उसे मापा भी नहीं जा सकता। अपनी वर्तमान उपलब्धियों को बहुत बड़ा मत समझो। मेहनत ही सफलता का मार्ग है। ये यून ने झांग तान की शिक्षाओं को सहजता से स्वीकार कर लिया। वास्तव में झांग तान के शब्दों के बिना भी ये यून जानता था कि वह अपने मार्शल पथ के आरंभिक बिंदु पर नहीं है। उसका आगे का रास्ता अभी लंबा है। इन्हीं विचारों के साथ ये यून सफेद जैद के मंच से उतरकर अपनी जगह की ओर चल पड़ा। लियान कबीले का सदस्य होने के नाते उसकी जगह लियान कबीले के सदस्यों के ठीक बगल में थी। अध्याय 104। आप बाहर हैं। ये यून चुपचाप अपनी जगह पर लौट आया और अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा हो गया। सबकी निगाहें ये यून पर टिकी थीं। लोग अब भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आकाश में वह बैंगनी बादल आखिर क्या था। पूर्व से आने वाली बैंगनी हवा एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में विशाल जंगल के उच्च पदस्थ योद्धाओं ने पहले कभी नहीं सुना था, और विशाल जंगल के आम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्लाउड वाइल्डनेस में इससे पहले किसी ने भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वास्तव में राज्य की राजधानी में भी बहुत कम लोगों ने ही पूर्व से आती बैंगनी हवा को देखा था। उस विशाल निर्जन क्षेत्र से उपस्थित लोगों में से केवल ताओ जनजाति के बुजुर्ग ही इतिहास की पुस्तकों में बैंगनी वायु पूर्व से आती है क्या अभिलेख देख पाए थे। लेकिन विशाल जंगल में मिली प्राचीन पुस्तकों में पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट का उल्लेख मात्र था, जिसमें कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। संभवतः इसका कारण ये था कि पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति ने पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट को कभी देखा नहीं था और वह केवल अपनी कल्पना के आधार पर इसका वर्णन कर रहा था। इसलिए उन अभिलेखों से इसकी पहचान करना एक अलग बात थी। आखिरकार पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट की स्थिति उनकी समझ से परे थी और ये उनके बारे में उनकी पूर्वकल्पित अपेक्षाओं ने उनमें से कई लोगों को अवचेतन रूप से उस ओर सोचने से रोक दिया था। ताओ कबीले के कुछ मुखियाओं जैसे कि सबसे बड़े बुजुर्ग को कुछ संदेह था, लेकिन उन्होंने पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने झांग टैन की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा और उससे कुछ सुराग प्राप्त किए। इस समय झांग टैन अस्थायी रूप से चले गए थे। झांग टैन के नेतृत्व में जिन लॉन्ग वे के कुछ सदस्य मॉडल ब्लड उम्मीदवारों के को संकलित कर रहे थे। उम्मीदवारों के अंतिम परिणाम का निर्धारण आयु, खेती की तकनीक के स्तर, उनकी क्षमता, उनकी शारीरिक शक्ति और कई अन्य कारकों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसके बाद ही अंतिम अंक प्रदान किए गए। इस को से अंतिम रैंकिंग तय हुई और यह निर्धारित हुआ कि मॉडल ब्लड राउंड में प्रथम स्थान किसे मिलेगा। इससे यह भी तय होगा कि क्या कोई व्यक्ति जिन लॉन्ग वेई के कुलीन शिविर में प्रवेश कर सकता है, जिससे उसे जिन लॉन्ग वेई के सर्वोत्तम साधना संसाधनों का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। प्रतिभागी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यही स्को उनके भाग्य का फैसला करेगा। वे शांत कैसे रह सकते थे? हालांकि भीड़ के बीच भी यून बेहद शांत खड़ी रही। अचानक ये यून को अपने ऊपर घातक इरादे से भरी निगाहें महसूस हुई जो सुई की तरह उसकी पीठ में चुभ रही थीं। ये यून ने अपना सिर घुमाया और लियान चेंगयू की क्रोधित और विशैली आंखों को देखा, मानो वही यून की खाल उतारने के लिए बेताब हो। इससे ये यून चौंक गया। अतीत में लियान चेंगयू हमेशा उसे जान से मारना चाहता था और वह ये जानता था। हालांकि उसने लियान चेंगयू की नफरत को इस स्तर तक पहुंचते कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे ही उनका खून पीना और उसका मांस खाना चाहती हो। लियान चेंगयू आखिर कौन सी पागलपन भरी हरकतें कर रहा था? छोटे बदमाश, क्या तुमने फ्रॉस्ट पाइथन की वीरान हड्डियों के साथ कुछ किया है? लियान चेंगयू ने अचानक ये आवाज यून के कान में डाली। शुरू में लियान चेंगयू ने कभी नहीं सोचा था कि वीरान हड्डियों की समस्या का ही उनसे कुछ लेना देना है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निर्जन हड्डियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ये यून भाग गया और पूर्वी नदी में कूद गया। शुद्धिकरण प्रक्रिया पर दिन रात निगरानी रखी जा रही थी। इसके अलावा निर्जन हड्डी ली अग्नि जल में उबलते हुए बड़े कड़ाहे में थी। उस ली अग्नि जल का तापमान अत्यंत उच्च था, इसलिए उसमें डूबी होने के कारण उसे बाहर निकालना असंभव था। लेकिन जैसे जैसे यीयून अपनी असाधारण शक्ति का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगा, लियान चेंग्यू को अचानक एहसास हुआ कि उस सुनसान अस्थि शोधन प्रक्रिया में कुछ अजीब बात है। पहली बात तो यह है कि फ्रॉस्ट पाइथन की निर्जीव हड्डियों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब उसे यह हड्डी मिली तो पास आने पर ही उसे इसकी कड़ाके की ठंड महसूस हुई। ये ठंड निर्जीव हड्डियों की गुणवत्ता का प्रमाण थी। निर्जीव हड्डियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में साहित्य में कई घटनाएं दर्ज हैं। हड्डियों को परिष्कृत करने वाले कई स्वस्थ पुरुष बीमार पड़ गए थे। वे ठंड से घायल हो गए थे। यह एक बिल्कुल सही फ्रॉस्ट पाइथन की निर्जीव हड्डी थी। शोधन के बाद भी इसका कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? प्रारंभ में लियान चेंग्यू, जो पहली बार निर्जन अस्थि सार ग्रहण कर रहा था, को कोई अनुभव नहीं था। उसे लगा कि शोधन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो गई है या उसके शरीर में ही कुछ विकार है। लेकिन गहन विचार करने पर पता चला कि ऐसा नहीं था। उन निर्जन हड्डियों को खाने के बाद उसकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि उसके क्रोध ने उसके हृदय को जलाकर उसकी नसों को घायल कर दिया। लेकिन ये यून अप्रत्याशित रूप से अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने झाओ तेजू को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके अलावा इस दौरान ये यून ने पहले ही वीरान हड्डियों को परिष्कृत कर लिया था। क्या यह संभव है कि ये यून ने किसी विशेष विधि का उपयोग करके फ्रॉस्ट पाइथन की वीरान हड्डियों को उसी तरह की किसी चीज से बदल दिया हो? अंत में उसने जो निर्जन अस्थि सार खाया वह नकली था। असली निर्जन अस्थि सार तो पहले ही यून खा चुका था। लियान चेंग्यू को नहीं पता था कि यून ने कौन सा तरीका अपनाया था, लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद यही एकमात्र तर्कसंगत स्पष्टीकरण था। ये यून ने उसे धोखा दिया और उसकी हर चीज छीन ली, जिससे उसकी आशा और गौरव दोनों नष्ट हो गए। अगर ये यून न होता तो लियान चेंग्यू आज तक पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। वह आसानी से राज्य की चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण कर जिन लॉन्गवेई का सदस्य या यहाँ तक कि जिन लॉन्गवेई का एक विशिष्ट सदस्य बन जाता। लियान चेंग्यू जितना ज्यादा सोचता गया उतना ही उसे अपने अनुमान सही लगने लगे। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और उसके नाखून उसकी त्वचा में चुभने लगे। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। ये यून, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीते जी मर जाओ। लियान चेंग्यू ने अपने दांत पीस लिए। अपने अत्यधिक क्रोध में लियान चेंग्यू को ऐसा लगा मानो उसका हृदय फट जाएगा। उसकी माथे पर नसें और नाड़ियां कीड़ों की तरह उभर आईं। उसके सीने में इतना खून भर गया था कि वह उसे थूकने ही वाला था। अव्यवस्थित प्रवाह और अनियमित धड़कन ने लियान चेंग्यू को चौंका दिया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को तेजी से प्रसारित किया और अपने मन को शांत करने के लिए मजबूर किया, ताकि उसकी पुरानी चोट फिर से न उभर आए। उग्र लियान चेंग्यू का सामना करते हुए ये उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह और लियान चेंग्यू एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। दुर्भाग्य से लियान चेंग्यू ने पहले कभी यीयून को गंभीरता से नहीं लिया था और इस तरह उसने अपना सबसे अच्छा मौका गंवा दिया था। तुम बाहर हो, ये यून के होंठ हिले, जिससे उसके शब्द व्यक्त हो गए। लियान चेंग्यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें सच में लगता है कि अपनी तथाकथित आध्यात्मिक शक्ति और श्वेत जेड स्तर पर अर्जित साधना तकनीक से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? तुमने सिर्फ 3 महीने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। जीवन मरण की लड़ाई में ताकत मायने रखती है, क्षमता नहीं। लियान चेंग्यू को यीयून से दिल से नफरत थी। उसका हर शब्द यीयून पर तलवार की तरह वार कर रहा था। लियान चेंग्यू के मन में भले ही यीयून ने उसकी निर्जन अस्थि सार को खा लिया हो और भले ही यीयून के पास मार्शल आर्ट में अद्वितीय प्रतिभा हो, तो क्या फर्क पड़ता है अगर उसने निर्जन अस्थि सार में मौजूद सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया हो? ये ज्ञात होना चाहिए कि लियान चेंग्यू पहले से ही ची संग्राहक क्षेत्र के शिखर पर था। इस स्थिति में निर्जन अस्थि सार की ऊर्जा की सहायता से वह बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। लेकिन जड़ी बूटियां चुनते समय यीयून के अधमरा होने से पहले उसका मार्शल आर्ट से कोई संपर्क नहीं था। भले ही वह निर्जन अस्थि सार की संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता, फिर भी वह अधिक से अधिक मेरिडियन क्षेत्र के शिखर या ची गैद्र क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों तक ही पहुंच पाता। इसके अलावा यीयून मार्शल आर्ट में नौसिखिया थी और उसे वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। यीयून की उससे तुलना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन लियान चेंग्यू को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि यीयून की मार्शल आर्ट प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी। चाहे वह यीयून का जोश हो या ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का प्रदर्शन, ये सभी इस तथ्य के प्रमाण थे। इसलिए उसे यीयून के बढ़ने से पहले ही उसे मारने का मौका ढूंढना पड़ा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह पीछे रह जाएगा और ऐसा होने पर उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। अध्याय 105 मूल्यांकन परिणाम। यीयून और लियान चेंग्यू अभी एक दूसरे पर झपटने ही वाले थे कि झांग टैन चौक के बीचों बीच आ गए। वे मॉर्टल ब्लड वॉरियर्स के सेमीफाइनल की रैंकिंग और नतीजे घोषित कर रहे थे। सेमीफाइनल प्रीलिम्स से अलग था। प्रीलिम्स में तो एक नजर में ही पता चल जाता था कि कौन जीता है, लेकिन सेमीफाइनल के नतीजे जिन लॉन्गवेई के परीक्षकों को तय करने थे। पहले जब सभी प्रतियोगी मंच पर आते थे तो जिन लॉन्गवेई के परीक्षक उनकी उम्र और प्रदर्शन के आधार पर अंक देते थे। चर्चा के बाद अंकों को व्यवस्थित करके और उनका औसत निकालकर रैंकिंग तैयार की जाती थी। वे रैंकिंग की घोषणा करने ही वाले हैं। झांग टैन को मंच पर एक रोल लेकर आते देख भीड़ तुरंत ही इसकी उम्मीद करने लगी। यह एक रोमांचक क्षण था। वे ये जानना चाहते थे कि तीसरे युवा मास्टर ताओ यूनिक्सियाओ की रैंकिंग क्या होगी। मैं सेमीफाइनल की रैंकिंग और आपके ग्रेड की घोषणा करूंगा। उच्चतम से निम्नतम क्रम में है स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय और पीला। स्वर्ग का रैंक उच्चतम और पीले का रैंक निम्नतम है। प्रत्येक रैंक में 10 ग्रेड हैं, 0 से 9 तक। कुल मिलाकर 40 ग्रेड हैं। स्वर्गीय पद प्राचीन महान सम्राटों की पहचान है। पृथ्वी का दर्जा प्राचीन ऋषियों की पहचान है।
रहस्यमय पद मानव स्वामियों की पहचान है। पीली रैंक मानव अभिजात वर्ग की पहचान है। हालांकि झांग टैन ने अभी तक परिणामों की घोषणा नहीं की थी, लेकिन केवल रैंकिंग का परिचय देने मात्र से ही असंख्य प्रतियोगियों और सुनने वाले दर्शकों में उत्साह का संचार हो गया। प्राचीन सम्राट, प्राचीन ऋषि, मानव स्वामी, यहाँ तक कि सबसे निचले दर्जे का येलो रैंक वाला व्यक्ति भी एक मानव अभिजात वर्ग का सदस्य था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मूल्यांकन नियम न तो झांग टैन द्वारा और न ही जिन लोंगवे द्वारा और न ही ताया दिव्य साम्राज्य द्वारा निर्धारित किए गए थे। ताया दिव्य साम्राज्य भले ही विशालकाय हो, लेकिन उन्होंने किसी प्राचीन महान सम्राट या ऋषि का मूल्यांकन करने का साहस नहीं किया। इन मूल्यांकन नियमों में एक समान मानक होना चाहिए जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। ये जानकर कई प्रतियोगियों ने हल्की हल्की सांसें ली। कुछ प्रतियोगी परिणाम सुनने के लिए मुट्ठी भींचने से खुद को रोक नहीं पाए। बहुत से लोग अवचेतन रूप से चाहते थे कि वे बाकी लोगों से अलग हो। वे देखना चाहते थे कि वे प्राचीन ऋषियों और स्वामियों से कितने अलग हैं। क्या यह संभव था कि उन्हें उनके समकक्ष ग्रेड मिल सके? कुछ सबसे अभिमानी लोग, विशेषकर ताओ यूनिक्सियाओ, मानते थे कि वे विशाल जंगल को या यहाँ तक कि ताया दिव्य साम्राज्य को भी छोड़कर अंततः एक साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इन लोगों के लिए शांत रहना सबसे मुश्किल था। ताओ यूनिक्सियाओ ने अपनी बाहें मोड़ ली। हालांकि वह शांत और अभिमानी दिख रहा था, लेकिन उसकी कांपती उंगलियों से पता चल रहा था कि वह बेचैन था। ताओ यूनिक्सियाओ की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह जानना चाहता था कि दुनिया द्वारा स्वीकृत मानक के आधार पर भविष्य में उसकी उपलब्धियां कैसी होंगी। वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 20 वर्षीय संयु साधना तकनीक का प्रदर्शन करते हुए ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट श्रेणी 0। झांग टैन ने बुलंद स्वर में घोषणा की। भीड़ में एक लंबा पतला युवक गर्दन झुकाकर सांस रोककर झांग टैन की बातें सुन रहा था। लेकिन जब उसने कोई नहीं सुना तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये सोचकर हैरानी होती है कि उसके पास तो ग्रेड भी नहीं था। सन यू ने एक उदास आह भरी। लेकिन ये तो अपेक्षित ही था। पीली श्रेणी में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को मानव अभिजात वर्ग का होना आवश्यक था। जहां तक उनकी बात है, वे सेमीफाइनल में पहले स्थान पर रहे थे, जिसका मतलब था कि वे प्रारंभिक दौर में अंतिम व्यक्ति थे। कुलीन श्रेणी में ना पाना स्वाभाविक था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अपने परिणाम घोषित होने पर सन यू को शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन बहुत जल्दी ही वह भावना कम हो गई, क्योंकि जब झांग टैन ने सुनयू, झू कांग, चेन पिंगुआंग और ताओ हाई को बताया कि उनका कोई दर्जा नहीं है, वे पीले क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे। झांग टैन सेमीफाइनल में उनके प्रदर्शन के क्रम के अनुसार परिणाम घोषित कर रहे थे। जिन प्रतिभागियों को कोई ग्रेड नहीं मिला, उनके परिणाम लगभग नगण्य थे। राज्य की चयन प्रक्रिया में उनका सफर यही समाप्त हो गया था, क्योंकि वे बाहर हो चुके थे। 25वें व्यक्ति तक, जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लगभग आधे प्रतियोगी थे, किसी को भी कोई अंक नहीं मिले। उस मानक के आधार पर उनमें से कोई भी मानव अभिजात वर्ग की श्रेणी तक नहीं पहुंचा और उन्हें साधारण लोग ही माना गया। इतनी कड़ी जांच देखकर ताओ यूनिक्सियाओ की आंखें आग की तरह चमक उठी। मानक जितना सख्त होता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। इस मानकीकृत जांच में बहुत विश्वसनीयता थी। इसी से उसे अपनी भविष्य की सफलता का अंदाजा लग सकेगा। जब झांग टैन ने 30वें व्यक्ति की घोषणा की, तब तक कोई ग्रेड नहीं दिए गए थे। 10,000 दर्शकों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। कई अयोग्य लोग, विशेष रूप से पोषित छोटे आदिवासी कुलों के वंशज थे, फिर भी वे सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पाए। ये बेहद दुखद था। वे इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि किस तरह का व्यक्ति येलो रैंक प्राप्त करने में सक्षम होगा। बताएं, आपको क्या लगता है कि हमारे युवा स्वामी यूनिक्सियाओ का पद क्या होगा? ताओ कबीले के कुछ लोगों ने अचानक पूछा। उनकी नजर में ताओ यूनिक्सियाओ की प्रतिभा ताओ कबीले के पहले युवा स्वामी से कम नहीं थी। ताओ यूनिक्सियाओ भी ताओ आदिवासी कबीले के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे, इसलिए उनके कई प्रशंसक थे। बेशक युवा स्वामी यूनिक्सियाओ बुरे नहीं होंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उनका पद क्या होगा। लोगों में अटकलें लगने लगी। उन्होंने पहले कभी पूर्व से बैंगनी हवा आती है नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि हवा में उठने वाली बैंगनी धुंध का क्या मतलब है। उन्हें लगा कि ऐसी घटना को अंजाम देना वाकई अद्भुत होना चाहिए। निस्संदेह सेमीफाइनल में केवल ये यून ही अपने युवा गुरु यूनिक्सियाओ से मुकाबला करने की योग्यता रखते थे। लियान चेंगयू जैसे लोगों की बात करें तो वे कहीं ज्यादा बुरे थे। तुम कहते हो कि उस बच्चे यून ने उन प्यालों को तोड़ दिया, तो उसकी तुलना हमारे युवा स्वामी यूनिक्सियाओ की तलवारची से कैसे की जा सकती है? ताओ कबीले के एक नागरिक ने पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें क्या लगता है, चाय का प्याला ज्यादा मजबूत है या काला लोहे का पत्थर? युवा स्वामी यूनिक्सियाओ ने तलवार की शक्ति से काले लोहे के पत्थर को चीर दिया। क्योंकि दोनों ही चीजें हवा में बिखर गईं, तो जो भी वस्तु ज्यादा कठोर है, उसे तोड़ने वाला ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये यून इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? लेकिन फिर उस बच्चे ये यून का बादल उड़ाना वाकई अजीब था। हाँ बताओ, उसने वह बादल क्यों बनाया? उस विशाल वन क्षेत्र के निवासी सवालों से भरे हुए थे। क्या मनुष्य ऐसा कर सकते हैं? हालांकि इसमें कोई बिजली नहीं दिख रही थी, फिर भी यह काफी शानदार लग रहा था। केवल बादल के आधार पर यह निर्धारित करना मुश्किल था कि किसकी रैंक ऊंची है। अंत में झांग टैन ने रैंक के साथ पहले व्यक्ति की घोषणा की। बाय चोंग, 19 वर्ष, साधना तकनीक, ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट का प्रदर्शन कर रहा है। रेड पीला रैंक, प्रथम श्रेणी। उस विशाल वन्य क्षेत्र में 9 की प्रणाली प्रचलित थी। 9 का अर्थ उच्चतम था, जबकि 1 का अर्थ निम्नतम था। बाय चोंग ने अभी अभी येलो रैंक में प्रवेश किया था, लेकिन फिर भी वह इससे उत्साहित था। उससे पहले के 30 लोगों को कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसने आखिरकार एक सफलता हासिल कर ली। उस दिन से उन्हें मानव अभिजात वर्ग का हिस्सा माना जा सकता था। बाय चोंग के बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें कोई ग्रेड नहीं मिला। हो सकता है कि उन्होंने प्रारंभिक दौर में बाय चोंग से बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन वे सेमीफाइनल में उनसे आगे नहीं निकल पाए।
लगातार 3 प्रतिभागियों को ग्रेड न मिलने के बाद शेष सभी लोगों को ग्रेड मिल गए। जब यह अंतिम 10 प्रतिभागियों तक पहुंचा तो येलो को दूसरा स्थान मिला और कभी कभी तीसरा स्थान भी दिखाई दिया। देखते ही देखते झांग 10 ने 50 लोगों के परिणाम घोषित कर दिए। अब केवल 6 लोग बचे थे। ये यून, लियान चेंगयू और ताओ यूनिक्सियाओ उन 6 प्रतिभागियों का हिस्सा थे। अध्याय 106, ये यून की रैंक। झांग 10 ने एक एक करके परिणाम घोषित किए, लेकिन शुरू से अंत तक उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लियान चेंगयू। जैसे ही झांग 10 ने वह नाम पुकारा, लियान चेंगयू ने अपनी सांस रोक ली और उत्सुकता से इंतजार करने लगा। आखिरकार उसकी बारी आ गई। झांग 10 द्वारा घोषित परिणाम ने कुछ हद तक उनके भविष्य की ओर संकेत दिया। क्या वह एक विशिष्ट व्यक्ति थे, एक नायक? विशिष्ट नायकों में उनका स्थान कहाँ था? ताओ यूनिक्सियाओ ने भी लियान चेंगयू पर नजर डालनी शुरू कर दी। लियान चेंगयू के परिणामों से वह ये बता सका कि दुनिया में स्वीकृत मानक कितने ऊंचे हैं। लियान चेंगयू, 17 वर्ष का, साधना तकनीक का प्रदर्शन, ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट, श्रेणी पीली रैंक, 5वीं श्रेणी, पीली रैंक ग्रेड 5। लियान चेंगयू ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल कसकर निचोड़ दिया हो। बहुत दर्द हो रहा था। जस्ट येलो रैंक ग्रेड 5। उसने अवचेतन रूप से आशा की थी कि उसके परिणाम बेहतर होंगे। वह चाहता था कि जिन लॉन्ग वे यह समझे कि वह बाकियों से अलग है, लेकिन वह येलो रैंक के शिखर तक भी नहीं पहुंच सका, बल्कि केवल मध्य तक ही सीमित रहा। हालांकि ये नतीजे उनसे पहले के प्रतिभागियों से बेहतर थे, फिर भी लियान चेंगयू इससे निराश थे। एक मध्यम श्रेणी के मानव अभिजात वर्ग के रूप में ये उनके लक्ष्य से बहुत दूर थे। उसने उस विशाल जंगल को छोड़ने की उम्मीद में बहुत प्रयास किया था। वह कैसे एक मध्यम श्रेणी के मानव अभिजात वर्ग बनकर संतुष्ट हो सकता था? क्या लियान चेंगयू भी मिस्टिक रैंक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर सका? ताओ यूनिक्सियाओ ने लियान चेंगयू की निराशा को देखा। रहस्यमय पद मानव सामंतों की पहचान थी। मानव सामंत किसे कहते हैं? मानव सामंत वह होता है जो मनुष्यों और क्षेत्रों पर शासन करने में सक्षम हो। ताया दिव्य साम्राज्य के सेनापति, मंत्री और कुलीन वर्ग को मानव सामंत माना जा सकता था। ताया दिव्य साम्राज्य का कुलीन होना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें विशाल भूभाग दिए जाते थे, कई क्षेत्रों पर उनका अधिकार होता था और उनके भीतर एक विशाल जनसंख्या रहती थी। मिस्टिक रैंक हासिल करने के लिए सबसे निचले स्तर की मिस्टिक रैंक प्राप्त करना भी बेहद मुश्किल होगा। लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ को खुद पर पूरा भरोसा था। वह इस राज्य के चयन के सेमीफाइनल में युवा लॉर्ड का खिताब हासिल करना चाहता था। यूनिक्सियाओ, ज्यादा उम्मीदें मत रखो। जिन लॉन्ग वे की चयन प्रक्रिया बेहद कठिन है। ताओ यूनिक्सियाओ के कानों में उसके पिता की आवाज गूंज उठी। ताओ यूनिक्सियाओ के पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ताओ यूनिक्सियाओ को प्रतिभा के अलावा एक सुरक्षित वातावरण में रहने का अवसर मिला, जिसका श्रेय उनके शक्तिशाली पिता को भी जाता है। उनके पिता पर्पल ब्लड क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक योद्धा थे और ताओ कबीले में शिखर पर स्थित पर्पल ब्लड योद्धाओं की संख्या भी सीमित थी। वह युवा भी थे, इसलिए ताओ कबीले में उनकी स्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। बैंगनी रक्त क्षेत्र का शिखर सुनने में आकर्षक लग सकता है, क्योंकि जिन लॉन्ग वे के कई कुलीन योद्धा बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर थे। लेकिन ताओ यूनिक्सियाओ के पिता अच्छी तरह जानते थे कि भले ही वे एक ही पद पर हो, फिर भी उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ विशिष्ट कारणों से विशाल जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी कबीले, जैसे कि ताओ आदिवासी कबीले, के लिए बैंगनी रक्त क्षेत्र से आगे निकल सकने वाले किसी विशेषज्ञ को जन्म देने की संभावना बहुत कम थी। ताओ यूनिक्सियाओ के पिता जानते थे कि उनका जीवन विलंबित हो चुका है और वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वे चाहते थे कि उनका पुत्र सर्वोच्च स्वामी बने। वह जानता था कि उसका बेटा अहंकारी है। उसे डर था कि ताओ यूनिक्सियाओ की अपेक्षाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसे निराशा हाथ लग सकती है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे पता है कि मानदंड कितने सख्त हैं और मैं अपनी क्षमता को भी जानता हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस किसी तरह रहस्यवादी पद तक पहुंच जाना ही मेरे लिए पर्याप्त होगा। ताओ यूनिक्सियाओ जानती थी कि क्लाउड वाइल्डनेस में जन्म लेना एक स्वाभाविक नुकसान था। मिस्टिक रैंक के प्रथम श्रेणी तक पहुंचना मुश्किल होगा। रहस्यवादी पद की पहली श्रेणी में होना मायने नहीं रखता था। वह धीरे धीरे निचले पद से ऊपर चढ़ सकता था जब तक कि वह सेनापति, मंत्री या कुलीन व्यक्ति न बन जाए। ताओ पिंग, 22 वर्ष का, येलो रैंक ग्रेड 4। सन चेंगहाई, 19 वर्ष, पीली रैंक ग्रेड 5। झांग 10 ने तीनों लोगों के नाम पढ़ना समाप्त किया। कोई भी लियान चेंगयू से आगे नहीं निकल पाया था। वे ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर ही थे। इस समय झांग 10 के पास केवल 2 लोग बचे थे। 14 वर्षीय ताओ यूनिक्सियाओ ने स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें का प्रदर्शन किया। परिणाम ये हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही झांग 10 रुका और ताओ यूनिक्सियाओ की ओर देखा। ताओ यूनिक्सियाओ ने तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए और सांस रोककर सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। ताओ कबीले के आसपास के लोग उत्सुकता से दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। वे अपने युवा स्वामी के अंतिम परिणाम जानने के लिए बेताब थे। पीली रैंक, 8वीं कक्षा। जैसे ही झांग 10 ने वे 4 शब्द कहे, ताओ यूनिक्सियाओ के दिमाग में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। पीली रैंक ग्रेड 8। मैं अभी सिर्फ येलो रैंक 8वीं ग्रेड पर हूँ। ताओ यूनिक्सियाओ ने मुट्ठी भींच ली। यह इतना कम कैसे हो सकता है? वह संतुष्ट नहीं था। उसके भविष्य के लिए उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। हालांकि राज्य द्वारा किया गया चयन मात्र उसका आरंभिक बिंदु था, लेकिन यह आरंभिक बिंदु बहुत ही निम्न स्तर का था। यंग मास्टर यूनिक्सियाओ भी मिस्टिक रैंक तक नहीं पहुंच पाए। मिस्टिक रैंक तक पहुंचना कितना मुश्किल है। स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय, पीली श्रेणी। उन्होंने कहा था कि 4 श्रेणी है, लेकिन सभी मूल्यांकनों के बाद या तो वे पीली श्रेणी में भी नहीं आ पाए या वे पीली श्रेणी में होते। और अगर वे पीली श्रेणी में भी होते तो 9वीं श्रेणी का एक भी व्यक्ति नहीं दिखता। जिन लॉन्ग वे के जज आखिर कर क्या रहे हैं? इन ऊपर की श्रेणियों का क्या मतलब है? सिर्फ दिखावा, कुछ लोगों ने गुस्से से कहा।
बकवास मत करो, मिस्टिक रैंक पाने के लिए व्यक्ति का युवा लॉर्ड होना जरूरी है। भविष्य में उन्हें मंत्री या किसी बड़े संप्रदाय का कोई बड़ा अधिकारी बनाया जा सकता है। क्लाउड वाइल्डनेस को छोड़ दे तो पूरे ताया डिवाइन किंगडम में भी मिस्टिक रैंक वाले लोग बहुत कम हैं। ताया डिवाइन किंगडम में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से कितने सेनापति, मंत्री या कुलीन बन सकते हैं? एक विशाल जनजाति होने के नाते ताओ कबीले को अच्छी जानकारी थी। वे जानते थे कि स्वर्ग, पृथ्वी और रहस्यवादी जैसे पदवियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इनका उल्लेख करना तो बस प्राचीन संतों और कुलीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने जैसा था। एकमात्र सार्थक पद पीला पद था। विशाल वन्य जीवन में यदि कोई पीले पद के 5वें ग्रेड से ऊपर का स्थान प्राप्त कर लेता था तो ये गर्व की बात होती थी। आखिरी व्यक्ति, जब झांग टैन ये उनके पास पहुंचा, जो कि सबसे आखिर में प्रकट होने वाला व्यक्ति था, जिसने आसमान को बैंगनी रंग से भर दिया था और मंच पर रखे चाय के प्यालों को तोड़ दिया था, तो स्वाभाविक रूप से ये उनको ही सबसे ज्यादा ध्यान मिल रहा था। सभी ने अचानक ताओ यूनिक्सियाओ के बारे में अपनी चर्चा रोक दी और ये यून के परिणामों को सुनने के लिए कान लगाने लगे। ये यून, आखिरकार उसकी बारी आ ही गई। मुझे आश्चर्य है कि वह पीले रंग के किस रैंक का होगा। उसके द्वारा उन बादलों को उगलना शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन ये युवा स्वामी यूनिक्सियाओ की तलवार की शक्ति को नहीं हरा सकता। वह कितना कुशल हो सकता है? सभी को बेसब्री से इंतजार था। जब झांग टैन ने ये यून का नाम पुकारा तो वह रुका और ये यून की आंखों में गहराई से देखा। चबूतरे पर ताओ कबीले के बुजुर्ग पूरी एकाग्रता से देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि वह बैंगनी धुंध क्या थी। ये यून 12 वर्ष की आयु में ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट नामक साधना तकनीक का प्रदर्शन कर रही है। श्रेणी रहस्यमय रैंक 5वीं श्रेणी। झांग टैन की आवाज बुलंद और स्पष्ट थी, जो 10 मील दूर तक सुनाई दे रही थी। उस क्षण लोग स्तब्ध रह गए। रहस्यमय पद, ये यून ने वास्तव में मिस्टिक रैंक हासिल कर ली, और वह भी 5वीं कक्षा में। तो क्या वह एक युवा मानव सरदार है? वह सेनापति, कुलीन व्यक्ति या किसी संप्रदाय का कोई बड़ा नेता बन सकता है? ये कैसे हो सकता है? उसने बस कुछ बैंगनी बादल उगले और उसे मिस्टिक रैंक ग्रेड 5 का दर्जा दे दिया गया। कई लोगों ने प्रतिक्रिया देने में देरी की। उनका मानना था कि जिन लॉन्ग वेई ने अपने मूल्यांकन में गलती की है। उनके युवा स्वामी यूनिक्सियाओ पीले रैंक के 8वें ग्रेड के हो सकते हैं, जबकि यून रहस्यवादी रैंक के 5वें ग्रेड के थे। यह अंतर बहुत बड़ा था। अध्याय 107। आइए उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता का परीक्षण करें। आपस में चर्चा करते हुए कई लोगों ने रैंकिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इनमें ताओ कबीले के बुजुर्ग भी शामिल थे, जो हैरान रह गए। उनमें से हालांकि सबसे जानकार लोगों को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ये यून ने ताओ यूनिक्सियाओ को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ताओ यूनिक्सियाओ को इतनी बुरी तरह पीछे छोड़ देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अंततः सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। ये व्यक्ति लियान चेंग्यू था। वह भीड़ में सबसे ज्यादा उत्तेजित था। वह मिस्टिक रैंक का 5वां ग्रेड का है और मैं येलो रैंक का 5वां ग्रेड का हूँ। वह मुझसे पूरे एक रैंक ऊपर है। ऐसा कैसे हो सकता है? लियान चेंग्यू को लगा जैसे उसका खून खौलने लगा हो। उसका सुंदर चेहरा एकदम लाल हो गया। लियान चेंग्यू का चेहरा इस कदर बिगड़ गया था मानो वह नरक से निकला कोई लाल चेहरे वाला राक्षस हो। उसे अपने आसपास के लोगों से दूरी महसूस हो रही थी। उनकी आवाजें पृष्ठभूमि में दब गई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके नाखून उसकी त्वचा में इस हद तक चुभ रहे थे कि उनसे खून निकलने लगा। लेकिन लियान चेंग्यू को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वह पागल हो गया था। वह मरना चाहता था। उसने अपनी आंखों से यीयून को देखा था, जो एक गरीब बच्चा था और जिसकी जिंदगी घास से भी बदतर थी, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। यीयून उसके लियान कबीले का एक ग्रामीण था और उसे उसका गुलाम कहा जा सकता था। लेकिन अब गुलाम ने मालिक को भी पीछे छोड़ दिया था। जिस बात से उसे यीयून से सबसे ज्यादा नफरत थी वह ये थी कि यीयून ने उसकी निर्जन पशु शक्ति चुरा ली थी। असल में वह पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। वह सारी प्रसिद्धि उसकी हो सकती थी। जब लोग क्रोध से अभिभूत हो जाते हैं तो वे अक्सर अपनी सारी तर्कशक्ति खो देते हैं। इस समय लियान चेंग्यू ने अपनी सारी बुद्धि खो दी थी। वह यीयून से इतनी नफरत करता था कि वह यीयून का मांस अपने मुंह से नोच लेना चाहता था। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। क्रोध ने लियान चेंग्यू को हर चीज को चुनौती देने का साहस दिया था। ऐसी परिस्थिति में झांग टैन का सामना करते हुए उसने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने की हिम्मत दिखाई। देखते ही देखते लोगों की निगाहें लियान चेंग्यू पर टिक गईं। लियान चेंग्यू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, जिससे उसके माथे से एक हरी नस उभर आई। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लियान चेंग्यू ने फिर से दोहराया, मानो उसे बहुत अधिक अपमान का सामना करना पड़ा हो। भीड़ में एक और व्यक्ति था जिसका चेहरा उदास था। वह ताओ यूनिक्सियाओ था। मैं भी इसे स्वीकार नहीं करता, ताओ यूनिक्सियाओ ने कहा। वह सचमुच इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उन्हें लगा कि वे मिस्टिक रैंक तक पहुंच सकते हैं। साथ ही उन्हें नहीं लगता था कि यीयून मिस्टिक रैंक के 5वें ग्रेड के योग्य हो सकती है। जिन लॉन्ग वेई ने ऐसा मनमाना निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? उन्होंने तो कोई ठोस कारण भी नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूँ, मूल्यांकन का मापदंड क्या है? ताओ यूनिक्सियाओ की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। हम्फ, झांग टैन ने ठंडे स्वर में कहा। ऊर्जा से भरी एक ठंडी निगाह ताओ यूनिक्सियाओ और लियान चेंग्यू के कानों में घुसी और मानो उनके कानों में धमाका कर दिया। दोनों के शरीर ऐसे कांप रहे थे मानो सीने पर किसी ने प्रहार किया हो। वे लगभग घुटनों के बल गिर पड़े। मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो आप राज्य के चयन से हट सकते हैं। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। लेकिन जिस क्षण आप जिन लॉन्ग वेई के सदस्य बनने का चुनाव करते हैं, आपको याद रखना होगा कि जिन लॉन्ग वेई में आप केवल सेवा करते हैं, कभी सवाल नहीं करते।
ये पहली बार है जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और यह आपका आखिरी बार होगा। झांग टैन की आवाज में एक खौफनाक आभा थी। लियान चेंगयू और ताओ यूनिक्सियाओ भी नहीं, यहाँ तक कि ताओ कबीले के बुजुर्ग भी इस दबाव को महसूस नहीं कर पाए। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप इसे वापस ले सकते थे। अगर आप वहां रुकते तो आपको आज्ञा माननी पड़ती। जिनलॉन्ग वेई एक विशाल सेना थी और ये ताए दिव्य साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना थी। इसका रुतबा बेमिसाल था। इतनी बड़ी सेना के लिए एक मामूली व्यक्ति उनके द्वारा निर्धारित नियमों पर सवाल कैसे उठा सकता है? क्लाउड वाइल्डनेस के आदिवासी कबीलों के युवा सरदार भी नहीं, यहाँ तक कि एक ड्यूक का बेटा भी जिनलॉन्ग वेई के साथ ऐसा नहीं कर सका। स्पष्टीकरण की बात करें तो क्या कभी किसी शेर को चूहे को कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी? युनशियाओ, अपनी गलती मानो। इस समय ताओ युनशियाओ के कानों में अपने पिता की आवाज गूंज उठी। ताओ युनशियाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी बाहों की नसें कीड़े की तरह फड़कने लगी। अपने पिता की आवाज में भी उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। यूनिक्सियाओ, अपनी गलती मानो। तुम खुद को क्या समझती हो? ताओ यूनिक्सियाओ के पिता की आवाज फिर से गूंजी। ताओ यूनिक्सियाओ ने गहरी सांस ली। उसे इस बात से नफरत थी कि वह अपनी ताकत साबित करने में असमर्थ था। मैं स्वीकार करता हूं। ताओ यूनिक्सियाओ ने अपमान को सहन करते हुए अपना चेहरा भींच लिया और फिर बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। झांग टैन भावहीन था। उसने हाथ के इशारे से जिनलॉन्ग वेई के सदस्यों को अस्थायी रूप से पद छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद पर्पल ब्लड योद्धाओं का चयन हुआ, जिसका ये यून और ताओ यूनिक्सियाओ से कोई लेना देना नहीं था। झांग टैन को जाते हुए देखकर ताओ यूनिक्सियाओ ने ये यून को घूर कर देखा। उसकी चमकती आंखें ये यून पर चाकुओं की तरह चुभ गईं। ताओ यूनिक्सियाओ और ये यून का रिश्ता लियान चेंगयू से अलग था। लियान चेंगयू ये यून से नफरत करता था, जबकि ताओ यूनिक्सियाओ को इस बात का एहसास नहीं था। वह हर मामले में खुद को ये यून से अधिक शक्तिशाली मानता था। हे क्लाउड वाइल्डनेस के ये युवा मालिक खुद को कितना बड़ा समझते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हमारे मूल्यांकन परिणामों में जो हम परीक्षक के रूप में करते हैं, उनके विचारों को ध्यान में रखना जरूरी है? जब झांग टैन ने पद छोड़ा तो जिनलॉन्ग वेई के एक कुलीन व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मुख्य भूभाग क्लाउड वाइल्डनेस से घृणा करते थे क्योंकि वे क्लाउड वाइल्डनेस के लोगों को बर्बर मानते थे। और वास्तव में यही सच था। क्लाउड वाइल्डनेस और हॉटलैंड्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह बालक ये यून पूरब से आने वाली बैंगनी वायु को प्रेरित कर सकता है। बैंगनी वायु स्वर्ग के पुत्र का प्रतीक है। ये यून के पास भविष्य में स्वामी बनने का अवसर है। जिनलॉन्ग वेई के एक अन्य कुलीन व्यक्ति ने कहा। पर फिर ये तो बस एक संभावना है। एक युवा सरदार के सामने अनगिनत अनिश्चितताएं होती हैं। वे पिछड़ सकते हैं, बीच में ही रह सकते हैं या अपनी सारी क्षमता का उपयोग कर अंततः गुमनामी में खो सकते हैं। लेकिन कुछ युवा सरदार आश्चर्यजनक गति से प्रगति करते हैं। वे अंततः ऋषि, महान सम्राट बन जाते हैं। कुछ भी संभव है, झांग टैन ने हल्के स्वर में कहा। जब उन्होंने महान सम्राटों का जिक्र किया तो उनके आसपास मौजूद जिनलॉन्ग वेई के कुलीनों ने एक दूसरे को देखा और मुंह से लार निकल ली। उनके लिए एक महान सम्राट बनना उनकी पहुंच से बहुत दूर की बात थी। यहाँ तक कि ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट, जिनकी उपलब्धियों ने हजारों पीढ़ियों को प्रभावित किया था, उन्हें भी ऋषि माना जाता था। झांग टैन ने आगे कहा, हमें उन युवा उस्तादों की शंकाओं की परवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वे आश्वस्त नहीं हैं, आखिरी दौर के लिए आइए उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता का परीक्षण करें। झांग टैन ने यह बात लापरवाही से कही। वह जानता था कि नाराजगी केवल ताओ यूनिक्सियाओ या लियान चेंगयू तक ही सीमित नहीं थी। इसमें अन्य प्रतिभागी, ताओ कबीले के आम लोग भी शामिल थे। उनमें से कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। क्लाउड वाइल्डनेस के लोगों के लिए उन्हें समझाने का एकमात्र तरीका ताकत थी। अन्य चीजें उनके लिए दिखावटी थी, लेकिन ये जानने के लिए कि क्या वास्तव में कोई बात मायने रखती है, केवल ताकत ही आवश्यक थी। ओह, उनकी युद्ध क्षमता का परीक्षण। ये सुनकर जिनलॉन्ग वेई के एक कुलीन सैनिक की आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल, इन लोगों की उम्र और साधना अवधि में अंतर है। उनकी शक्ति का आकलन करने का कोई एक समान मानक नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही उनसे पूछा था, उसकी साधना का स्तर चीगेद्र क्षेत्र के शिखर पर है, इसलिए अगर हम उनकी युद्ध क्षमता का परीक्षण करें तो यह अनुचित नहीं लगेगा। दरअसल मैं देखना चाहता हूं कि उस लड़के की वास्तविक युद्ध क्षमता कैसी है। ये कहते हुए झांग टैन के होठों पर मुस्कान आ गई। 12 साल के बच्चे की युद्ध क्षमता की सीमा क्या थी? झांग टैन को इसका अंदाजा था। राज्य के चयन के सेमीफाइनल अभी समाप्त नहीं हुए थे। पर्पल ब्लड योद्धाओं की परीक्षा और भी अधिक कठिन थी। हालांकि पर्पल ब्लड योद्धा राज्य की चयन प्रक्रिया में निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, फिर भी वे आपस में बेहतर स्थान पाने के लिए होड़ करते रहे ताकि वे अधिक संसाधन और जिनलॉन्ग वेई में उच्च दर्जा हासिल कर सकें। ये यून ने क्लाउड वाइल्डनेस के सभी पर्पल ब्लड योद्धाओं के प्रदर्शन देखे। एक बैंगनी रक्त योद्धा वास्तव में एक नश्वर रक्त योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ताओ कबीले के पहले युवा स्वामी हुइया, जो सबसे अंत में प्रकट हुए, ने माहौल को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। हुइया ने स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें का प्रदर्शन भी किया था। हुइया ने ताओ जनजाति के पैतृक कलाकृति स्त्री पुरुष जोड़ी के पुरुष घटक का उपयोग किया। पुरुष प्रधान तलवार 3 फुट लंबी थी। हुइया के हाथ में वह तलवार मानो जीवित सी लग रही थी। जैसे जैसे हुइया अपना प्रदर्शन जारी रखता गया, उसके हर वार से तलवार की ऊर्जा से तीव्र तरंगें निकलती गईं और युद्ध क्षेत्र तलवार की चमक की किरणों से भर गया, मानो चांदी का झरना बह रहा हो। हुइया की तलवारबाजी इतनी तेज थी कि आंखों से उसका पीछा करना असंभव था। कभी कभी हुइया अपनी गति धीमी कर देता था, लेकिन धीमी गति पर भी उसकी चालों को समझना मुश्किल था। यह एहसास झांग युक्सेन द्वारा हाथी निगलने की तकनीक के प्रदर्शन जैसा था। उसे चलते हुए तो देखा जा सकता था, लेकिन तलवार की चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
क्लाउड वाइल्डनेस की विशाल जनजातियों के योद्धा प्रशंसा से भरे हुए थे। यहां तक कि जिन लॉन्ग वेई के कुछ सदस्यों ने भी हल्के से सिर हिलाया। जब हुइया ने स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें की अंतिम मुद्रा पूरी की तो हुइया के शरीर से 9 तलवार किरणें निकली और आकाश में फैल गईं। दूर से देखने पर ये 9 तलवारनुमा किरणें सुनहरी तलवारों जैसी लग रही थीं। ये रंगीन थीं और इनमें असाधारण सुंदरता थी। चा 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 सुनहरी तलवारें हवा को चीरती हुई बादलों में एक दरार पैदा कर गईं। आसपास मौजूद ताओ आदिवासी कबीले के लोगों ने हैरानी से सांस ली। यदि ताओ यूनिक्सियाओ की तलवार की ऊर्जा को जुगनू की रोशनी कहा जाए तो हुइया की सुनहरी तलवार की किरणें चांदनी के समान थीं। दोनों में गहरा विरोधाभास था। यह युआनची की अभिव्यक्ति है। भीड़ में से एक योद्धा ने कहा, शरीर की युआनची ऊर्जा को मुक्त करके उसे एक आकार में संघनित करना एक अत्यंत ही कुशल तकनीक है। ये केवल सर्वश्रेष्ठ बैंगनी रक्त योद्धाओं के बस की बात है। अगर 9 सुनहरी तलवारों की किरणों से त्रस्त बादल काले लोहे के होते तो भी वे टोफू की तरह कट जाते, चाहे उनका आकार घर जितना ही क्यों न हो। युवा स्वामी हुइया अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। युआनची का प्रकटीकरण। ये यून उत्तेजित हो गया। उसे याद आया कि पिछली रात जब उसने लिन शिंटो के साथ अभ्यास किया था तो उसके आखिरी मुके के हमले से एक ड्रैगन टाइगर की आभा बनी थी। उस समय तो उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन लिन शिंटोग ने गौर किया था कि यह युआनची की अभिव्यक्ति थी। युआनची की अभिव्यक्ति न केवल शक्तिशाली दिखती थी बल्कि यह हमले की क्षति को भी काफी हद तक बढ़ा सकती थी। नश्वर रक्त और बैंगनी रक्त स्तर के योद्धाओं की लड़ाइयों में वे अक्सर अपने शरीर का उपयोग आक्रमण करने के लिए करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका मार्शल स्तर बढ़ता गया, योद्धाओं के बीच की लड़ाई युआनची की प्रतियोगिता में बदल गई। उच्च स्तरीय मार्शल कला की दुनिया के लिए युआनची की अभिव्यक्ति मूलभूत सिद्धांतों का हिस्सा थी, लेकिन विशाल जंगल के योद्धाओं के लिए युआनची का प्रकटीकरण एक शानदार दृश्य था। भीड़ की प्रतिक्रिया उत्साह से भरी हुई थी और वे जोशीपूर्ण ढंग से जयकारे लगा रहे थे। आम लोगों को युआनची के प्रकटीकरण को देखने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा हुइया ताओ कबीले में बेहद लोकप्रिय थे, इसलिए सारी जयकार उनके प्रशंसकों की ओर से ही हुई। हुइया का प्रदर्शन समाप्त हो गया। ताओ कबीले के लोगों के चेहरे गर्व से लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खूब शराब पी ली हो और वे अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। पहले ही यून ने उनकी प्रमुखता को कम करके उन्हें नाराज कर दिया था, लेकिन अब हुइया के आने से वे तुरंत गर्व से झूम उठे। साथ ही प्रथम युवा स्वामी हुइया दृढ़ शारीरिक अवस्था प्राप्त करने के करीब थे। कुछ ही दिनों में वे संभवतः अंतिम चरण पूरा कर लेंगे। ताओ कबीले के लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने कई 100 वर्षों के इतिहास में संपूर्ण ताओ आदिवासी कबीले ने कभी भी ऐसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म नहीं दिया था जो संतुलित शरीर ड्रैगन पल्स अवस्था तक पहुंच सके। युवा स्वामी हुइया बहुत शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, युवा स्वामी संयमित शरीर ड्रैगन पल्स अवस्था तक पहुंचने ही वाले हैं। उनकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त क्षेत्र के मध्य चरण में है। जल्द ही वे बैंगनी रक्त क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएंगे। वे शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकते? युवा स्वामी हुइया निश्चित रूप से ये उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। बिल्कुल, ऊर्जा से बनी 9 सुनहरी तलवारों की किरणें, ये तो सच्ची शक्ति है। यह कोई भ्रम नहीं है। सही कहा, युवा स्वामी हुइया किस तरह के व्यक्ति हैं? वे इन छोटे कबीलों के घमंडी लोगों को सबक सिखाएंगे। वे हमारे ताओ कबीले की ताकत देखेंगे। लोग उत्साहित थे। जिन लॉन्ग वेई के परीक्षक ने पर्पल ब्लड योद्धाओं को रैंक देने में 15 मिनट का समय लिया था, फिर से क्रम उपस्थिति के क्रम पर आधारित था। हुइया अंतिम थी। जब झांग टैन ने हुइया का नाम लिया तो ताओ कबीले के सभी लोग अपनी सांसें थाम बैठे। ये वह क्षण था जो उनके ताओ कबीले की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। वे हुइया के यून को पीछे छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। ताओ कबीले की ताकत 10 छोटे कबीलों की संयुक्त ताकत से 10 गुना अधिक थी। भला वे यून जैसे बच्चे को अपने ऊपर हावी कैसे होने दे सकते थे? लोग उत्सुकता से भरे हुए थे। झांग टैन ने अपना मुंह खोला। 18 वर्षीय हुइया स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें का प्रदर्शन कर रही है। श्रेणी रहस्यमय पद श्रेणीहीन। जब झांग टैन ने हुइया के पद की घोषणा की तो ताओ कबीले के लोग पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर खुशी से झूम उठे। हुइया आखिरकार मिस्टिक रैंक तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके पास कोई ग्रेड नहीं था। वह एक ग्रेडहीन मिस्टिक था। 9वीं श्रेणी के येलो रैंक और प्रथम श्रेणी के मिस्टिक रैंक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। कुछ लोगों को येलो रैंक से बेहतर माना जा सकता था, लेकिन उसे मिस्टिक रैंक का कहना गलत होगा। प्रतिभा मूल्यांकन नियमों में इस प्रकार कोई श्रेणीबद्ध स्तर नहीं था। ग्रेडलेस मिस्टिक का मतलब था कि वे मुश्किल से मिस्टिक रैंक तक पहुंच पाते थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था और यह रैंक जल्द ही समाप्त हो जाती थी। सटीक रूप से कहें तो ये येलो और मिस्टिक रैंक के बीच का एक अस्थायी स्तर था। हुइया ताओ कबीले का सबसे प्रतिभाशाली युवा विशेषज्ञ था और वह अपने से बड़े उच्च कोटि के विशेषज्ञ से कुछ कमजोर नहीं था। क्या यह इस बात का प्रतीक था कि ताओ कबीले का सर्वोच्च मानक केवल पीले और रहस्यमय स्तर के बीच के एक क्षणिक स्तर पर ही आंका गया था? क्या यह मजाक था? ताओ कबीले में हुइया के कई प्रशंसक और समर्थक थे। अब जिन लॉन्ग वेई द्वारा हुइया को बिना श्रेणी का मिस्टिक रैंक दिए जाने पर ये समर्थक इसे स्वीकार नहीं कर सके। वे जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खुशी से झूमने से ठीक पहले ही उनका उपहास किया गया। यदि पूरे क्लाउड वाइल्डनेस में कोई भी मिस्टिक रैंक वाला व्यक्ति न हो और हुइया ने बिना किसी श्रेणी का मिस्टिक रैंक प्राप्त कर लिया हो तो वे इससे संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जिन लॉन्ग वेई के मूल्यांकन मानदंड सख्त थे। लेकिन अब ये यून नाम का एक बदमाश 5वीं श्रेणी के रहस्यवादी पद तक पहुंच चुका था और हुइया अभी रहस्यवादी पद की संक्रमणकालीन अवस्था में ही थी। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? यह उचित नहीं है। हुइया को कोई ग्रेड कैसे नहीं मिल सकता? हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग चिल्लाए। पहले जब यून ने ताओ यूनिक्सियाओ को पीछे छोड़ दिया था तब इतने लोग नहीं चिल्लाए थे।
लेकिन अब हुया के भी पीछे छूट जाने से वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। प्रशंसकों की ताकत बेहद भयावह होती है, खासकर जुनूनी प्रशंसकों की। अपने आदर्शों के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार रहते हैं। तो क्या हुआ अगर वह झांग टेन था? तो क्या हुआ अगर वह जिन लॉन्ग वेई के 1000 परिवारों में से एक था? अपने आदर्श को नीचा दिखाकर वे विद्रोह करेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। हुया कम से कम छठे दर्जे का रहस्यवादी होना चाहिए। एक युवती गुस्से से लाल होकर चिल्लाए। ताओ कबीले में कई युवतियां थीं जो हुया पर मोहित थीं। हुया के लिए वे नग्न होने को भी तैयार थीं। बिल्कुल, कम से कम छठे दर्जे का रहस्यवादी। हमारे युवा स्वामी हुया ये यून से कैसे हार सकते हैं? ये यून आखिर है क्या? ये तो एक छोटे से कबीले का आम आदमी है। इसकी साधना भी कोई खास नहीं है। किस आधार पर आप इसे 5वीं श्रेणी का रहस्यवादी मानते हैं? मुझे ये मंजूर नहीं, एक और लड़की ने बेहद गुस्से में कहा। भला उनका आदर्श एक आम आदमी से कैसे कमतर हो सकता है? ये तो उनके आदर्श का अपमान है। ताओ कबीले की युवतियों को उत्तेजित देखकर ये यून अवाक रह गया। उस पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे थे। ताओ यूनिक्सिया और लियान चेंगयू के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा का बैंगनी रक्त क्षेत्र के हुया से कोई लेना देना नहीं था। वह इसमें कैसे घसीटा गया? ये यून को लगा कि हुया अपने पिछले जन्म में किसी कोरियाई ड्रामा स्टार की तरह था और उसके प्रशंसक दीवाने थे। अक्सर प्रशंसक तर्कसंगत नहीं होते। आखिर आपको ही 5वीं श्रेणी का मिस्टिक रैंक क्यों दिया गया, जिससे उनके आदर्श को भी पीछे छोड़ दिया गया? ये यून ने अनजाने में हुया की ओर देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके प्रशंसक भले ही उत्तेजित थे, हुया अभी भी अपनी तलवार पकड़े हुए चुपचाप और भावहीन होकर अपनी जगह पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की हर चीज का उससे कोई लेना देना न हो। इससे ये यून को थोड़ी हैरानी हुई। ये हुया वाकई दिलचस्प थी। इतनी भीड़ के सामने भी वह शांत भाव से पेश आ सकता था। उसका यह व्यवहार किसी जोशीले नौजवान के स्वभाव से बिल्कुल अलग था। अध्याय 109 वंशानुक्रम। सेमीफाइनल समाप्त होने के बाद प्रतिभागी, चाहे वे सफल हुए हो या असफल, अपने अपने आवासों पर वापस चले गए। जहां तक जनता की बात है, वे चाहे कितने भी आक्रोशित क्यों न हो, वे प्रतियोगिता के परिणामों को बदल नहीं सके और अलग होने लगे। लेकिन लड़ाई कभी रुकी नहीं। जब ये यून ने रात का खाना खा लिया तो वह ताओ जनजाति के एक भोजनालय से बाहर आया। वहां उसकी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई जो उसे परेशान करना चाहते थे। उनकी नेता एक 14 वर्षीय लड़की थी और उसके पीछे किशोर उम्र के लड़के लड़कियों का एक समूह था। वह छोटी लड़की उनकी बॉस थी। उसकी यादों में बसे स्कूल के बड़े अधिकारियों से वह बिल्कुल अलग नहीं थी। इस वैकल्पिक दुनिया में भी बच्चे किशोरावस्था में ही विद्रोही अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इस उम्र के बच्चे आसानी से अपने गिरोह बना लेते हैं, जैसे कि ग्रीन सैक्ट, हॉर्न सैक्ट, यूथ ग्रुप आदि। छोटी बच्ची ने अपने बालों को बेपरवाही से झटक दिया और बिना कुछ बोले ये यून को घूरती रही। उसकी आंखों में शत्रुता भरी हुई थी। वे यहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने आए थे। दरअसल वे यून के साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वह उनकी ही उम्र की हो और उनके समान बुद्धि स्तर की हो। अगर और कुछ नहीं तो केवल लंबाई के आधार पर ही ये यून उस लड़की से 1 इंच छोटी थी। बच्चे भला पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट या युआन ची की अभिव्यक्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं? उनके लिए तो ताकत का माप व्यक्ति की ऊंचाई से होता था। जो लोग लंबे और मजबूत दिखते थे वे शक्तिशाली प्रतीत होते थे और वे उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। जो कद में छोटे थे वे डराने वाले नहीं थे और आसानी से काबू में आ जाते थे। बच्चों के सरदार को बेशक पता था कि ये यून ताकतवर है और उसके साथ आए बच्चे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये यून उनसे लंबाई में 1 सिर छोटा था। इससे उन्हें अनजाने में ही मानसिक लाभ मिल गया, क्योंकि वे अक्सर कमजोरों को धमकाते थे। इन बच्चों के विचारों को शब्दों में बयां करना कठिन था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके आदर्श का अपमान हुआ हो, इसलिए उन्हें अपना साहस दिखाने के लिए कुछ करना ही था। बेशक असल में जिन्होंने उनके आदर्श का अपमान किया था वे जिन लॉन्ग वेई थे, लेकिन उनमें जिन लॉन्ग वेई से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे ही उनसे पंगा लेने आ गए। उन्हें बस एक संकेत देना था, हुया के प्रति अपने अटूट समर्थन को साबित करना था। जहां तक उनके इच्छित परिणाम की बात है, वे खुद भी वास्तव में नहीं जानते थे। ये यून अवाक रह गया। कुछ न जानने वाले बच्चों द्वारा परेशान किया जाना उसे वाकई बदकिस्मती का एहसास हुआ। ये यून ने थोड़ी सी आभा छोड़ी और बच्चों को दूर धकेल दिया। वह भीड़ से बाहर निकल गया और उन्हें अपना गुस्सा दबाते हुए वहीं छोड़ दिया। दरअसल सेमीफाइनल समाप्त होने के बाद से ही यून को यह एहसास हो गया था कि ताओ कबीले के लोगों की आंखों में शत्रुता भरी हुई थी। ये यून ने ताओ कबीले के तीनों युवा सरदारों को एक ही झटके में कुचल दिया था। यह ऐसा था मानो किसी के घर में घुसकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। भला ताओ कबीले के लोग उससे मित्रता कैसे रख सकते थे? इससे भी बुरी बात यह थी कि यून ने पूरे समय अपनी असली ताकत कभी नहीं दिखाई थी। परिणाम जिन लॉन्ग वेई द्वारा तय किए गए थे। ताओ कबीले के लोग जिन लॉन्ग वेई द्वारा घोषित परिणामों से बेहद असंतुष्ट थे। ये यून ने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया और भीड़ से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। तभी ये यून ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर सफेद कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ढलते सूरज की रोशनी में लड़की की लंबी परछाई जमीन पर पड़ रही थी। उसकी पोशाक सुनहरी चमक से सराबोर थी। ढलते सूरज की रोशनी में वह परत नाचते हुए परियों की तरह जगमगा रही थी। लड़की ने बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा दिया। ये यून को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह मुड़ी और चली गई। ये यून उसकी मंशा समझ गई और उसके पीछे पीछे चली गई। वे दोनों आगे बढ़े और जल्द ही ताओ कबीले के शहर से गायब हो गए। दृश्य बदलते ही ये यून और वह लड़की ताओ कबीले के पिछले पहाड़ पर पहुंच गए। उस समय सूरज डूब चुका था और उसकी चमक से पश्चिमी आकाश लाल हो रहा था। तुम लोकप्रिय नहीं लगते, लिन शिंटोग ने इत्मीनान से ये यून की ओर मुड़ते हुए कहा। ये यून ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ताओ कबीले में मेरे आने से उनकी सारी वाहवाही छिन गई है।
स्वाभाविक रूप से वे मेरा स्वागत नहीं करेंगे। इसके अलावा वे इस बात से नाराज भी हैं। जिन लॉन्ग वे के मूल्यांकन परिणाम काफी प्रामाणिक हैं। आप उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आपके साथ अभ्यास जारी रखने पर सहमति जताई थी। लिन शिंटोग ने ये यून के साथ आज अभ्यास जारी रखने के लिए समय तय किया था। बहुत बढ़िया, ये यून इससे बेहतर और क्या मान सकता था। लिन शिंटोग एक उस्ताद थी। हालांकि ये यून को लिन शिंटोग के पद का पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उनके द्वारा बताई गई बातें उसके लिए बहुत फायदेमंद थीं। लिन शिंटोग ने धीरे से उसकी कलाई को छुआ और एक तलवार निकाल ली। तलवार, ये यून की आंखें चमक उठी। लिन शिंटोग को हथियार चलाते हुए देखना उसका पहला अनुभव था। लिन शिंटोग के साथ पिछले स्पैरिंग मुकाबलों में उसने ये यून के साथ स्पैरिंग करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। ताओ यूनिक्सियाओ और वू या दोनों तलवार चलाते हैं। उनकी तलवार ताओ कबीले की पुश्तैनी धरोहर है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों तलवारों की गुणवत्ता लिन शिंटोग के हाथ में मौजूद तलवार से मेल नहीं खाती। लिन शिंटोग की तलवार का शरीर बेहद कोमल था, मानो कोई तैरता हुआ चांदी का सांप हो। हालांकि यही यून से कुछ दूरी पर थी, फिर भी उस ठंडी किरण का तेज झोंका ये यून की भौहों में चुभता हुआ महसूस हुआ, जिससे उसकी भौहें कांप उठीं। इस तलवार का नाम फ्रॉस्ट वाटर है। यह मेरी तलवार है। आमतौर पर जब मैं दुश्मनों का सामना करता हूं तो तलवार का इस्तेमाल करता हूं। आप कह सकते हैं कि तलवारबाजी में मेरी एक विशेष प्रतिभा है। इस प्रतिभा को तलवार का हृदय भी कहा जाता है। तलवार का हृदय एक वंशानुगत शक्ति है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति जागृत कर सके। शायद भविष्य में तुम्हारी भी अपनी वंशानुगत शक्ति हो। लिन शिंटोग के शब्दों ने ये यून के लिए मानो एक नया द्वार खोल दिया हो। रक्तवंश, तलवार का हृदय। ये यून को यह नहीं पता था कि रक्तवंश का क्या अर्थ होता है, लेकिन अचानक उसे इसमें गहरी दिलचस्पी महसूस हुई। लिन शिंटोग ने कहा, अभी आपको केवल पर्पल ब्लड तक पहुंचने की जरूरत है। फिलहाल आप वंश परंपरा को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह अभी भी आपकी पहुंच से बाहर है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के साथ उसने अपनी तलवार घुमाई। हथियार एक योद्धा के शरीर का हिस्सा है। तलवार के मार्ग में योद्धाओं का पहला संपर्क अपने शरीर से तलवार चलाना है। अगला कदम है ची ऊर्जा का उपयोग करके तलवार चलाना। तीसरा कदम है हृदय का उपयोग करके तलवार चलाना। आज ध्यान से देखो, क्योंकि ये हैं स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें। ये कहते हुए लिन शिंटोग की तलवार चलने लगी। उसने धीरे धीरे गति बढ़ाई, लेकिन हर चाल और मुद्रा में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। उसकी चाल एकदम सटीक और सामंजस्यपूर्ण थी। लिन शिंटोग की तलवारबाजी की तकनीक स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें थी। ये यून हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी साधना तकनीक ऐसी ना हो जो उसे न आती हो। वह ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट जानती थी। वह 9 मिस्टीरियस स्वॉर्ड्स ऑफ हेवन भी जानती थी। और ये दोनों साधना तकनीकें उसकी मुख्य साधना तकनीकें नहीं थी। उसकी मुख्य साधना तकनीक तो फेरी मेडन हॉट सूट थी। लेकिन भले ही उसने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट और स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें भी सीखी थी, फिर भी उसने उनका अभ्यास अत्यंत उच्च स्तर तक कर लिया था। लिन शिंटोग के ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट पर लिखे नोट से ही ये उनको बहुत फायदा हुआ था। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों की बात करें तो उसकी तलवारबाजी बेजोड़ थी। यहां तक कि ये यून, जिसे तलवारबाजी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, भी इसकी अद्भुतता को महसूस कर सकता था। विशेष रूप से पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन द्वारा ये यून को दी गई दृष्टि के साथ वहां आसपास की स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को लिन शिंटोग की ओर संघनित होते हुए देख सकता था, जिससे प्रकाश के अनगिनत बिंदु बन रहे थे। भागो भागो भागो। लिन शिंटोग के शरीर से 9 सुनहरी तलवार की किरणें निकली। यह युआनची का वही प्रकटीकरण था जिसे हुइया ने पहले प्रदर्शित किया था। लेकिन हुइया की युआनची की अभिव्यक्ति आकाश में विलीन होने से पहले केवल एक क्षण के लिए ही प्रकट हुई थी। लेकिन लिन शिंटोग की युआनची की अभिव्यक्ति 9 छोटी सुनहरी तलवारें लिन शिंटोग की तलवार की किरणों के चारों ओर बहने वाली परियों की तरह थीं। जब लिन शिंटोग ने प्रहार किया तो छोटी सुनहरी तलवारें बाहर निकल आईं, लेकिन जब उसने अपनी तलवार वापस खींची तो छोटी सुनहरी तलवारें भी उसके पीछे पीछे आ गईं। इस कदम से ये यून आश्चर्यचकित रह गई। इस बारे में गहराई से सोचने पर पता चलता है कि लिन शिंटोग हुइया से 1 साल छोटी थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि लिन शिंटोग की प्रतिभा किस स्तर की थी। मैं सचमुच कुएं का मेढक हूं, ये यून ने मन ही मन कहा। उसे पहली बार यह समझ आया था कि नियमित दिनचर्या की सीमाएं होती हैं, लेकिन मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, और उसने पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये यून को इन दोनों उपलब्धियों पर गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन लिन शिंटोग की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। लिन शिंटोग ने बहुत पहले ही नियमित दिनचर्या की सीमाएं होती हैं, लेकिन मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं होती के सिद्धांत को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया था। अन्यथा वह नियमावली में ये टिप्पणी न लिखती। महज 6 महीने तक एक साधना तकनीक का अभ्यास करने मात्र से लिन शिंटोग इस मुकाम तक पहुंच गया था। उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। लिन शिंटोग ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया और ये यून उसे देखती रही। हालांकि ये वही स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें थीं, लेकिन हुइया का प्रदर्शन लिन शिंटोग से कहीं ज्यादा खराब था। ताओ यूनिक्सियाओ का प्रदर्शन तो देखने लायक ही नहीं था। 2 जन्मों का अनुभव होने के कारण ये यून की आत्मा अधिक शक्तिशाली और उसकी बोध शक्ति तीव्र हो गई थी। लिन शिंटोग ने बिना कुछ कहे ही अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। लेकिन लिन शिंटोग की तलवारबाजी को देखकर ही ये यून को ताओ यूनिक्सियाओ की तलवारबाजी की कई कमियां याद आ गईं। ताओ यूनिक्सियाओ इस स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों और ताओ कबीले की पैतृक कलाकृति की पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रहा था। अगर तलवारबाजी के स्तर होते तो ताओ यूनिक्सियाओ अभी शरीर से तलवार चलाने की अवस्था में था, और वह भी बस शुरुआत में। ये यून ने समीक्षा शुरू की। लिन शिंटोग के शानदार प्रदर्शन के सामने ये यून ताओ यूनिक्सियाओ की तलवारबाजी का अवलोकन कर पा रहा था।
मार्शल आर्ट के मामले में ये यून लिन शिंटोग से बहुत पीछे था। ये यून लिन शिंटोग की तलवारबाजी का 10वां हिस्सा भी नहीं समझ सकता था, लेकिन इतना ज्ञान भी ये यून को तलवारबाजी के बारे में अपने विचार बनाने में सहायक रहा। कई चीजों को केवल समझा जा सकता था, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हर किसी की बोध क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए लिन शिंटोग ने कुछ नहीं कहा बल्कि केवल प्रदर्शन किया। अब ये यून ने जो अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, उसने उसके मन में एक बीज बो दिया है। भविष्य में जब उसकी क्षमताएं और निखरेंगी तो वह बीज एक विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। वातावरण योद्धा के मार्शल आर्ट के अभ्यास को बहुत प्रभावित करता है। अक्सर किसी विशेषज्ञ के साथ अभ्यास करते समय भले ही विशेषज्ञ हावी हो जाए, लंबे समय तक दुर्व्यवहार सहने के बाद व्यक्ति आधा विशेषज्ञ ही बन पाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी डमी के साथ बार बार अभ्यास करे, भले ही वह डमी को बुरी तरह पीट दे, कुछ वर्षों तक पिटाई करने के बाद वह व्यक्ति भी डमी ही रह जाएगा। ये यून और लिन शिंटोग ने लगभग भोर होने तक अभ्यास किया। लिन शिंटोग चली गई, जबकि ये यून चुपचाप ताओ कबीले में लौट आए। कुछ घंटों बाद किंगडम के चयन का अंतिम दौर शुरू हुआ। यही वह क्षण था जब फाइनल की शुरुआत हुई। इस लड़ाई से ही अंतिम परिणाम तय होगा। मुझे आश्चर्य है कि अंतिम दौर का विषय क्या होगा, ये यून ने उत्सुकता से सोचा। सोने से पहले उन्होंने करीब 1 घंटे तक ध्यान किया। वह गहरी नींद में सो गया। 4 घंटे की नींद के बाद वह अपनी सर्वोत्तम मानसिक स्थिति में वापस आ गया। अध्याय 110 चयन की अंतिम लड़ाई। दोपहर के समय ताओ कबीले के शहर के बाहरी इलाके में आसमान में ढोल की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ताओ जनजाति के 200 योद्धा मैदानों में घोड़ों पर सवार होकर एक पंक्ति में आगे बढ़े। 200 घोड़े सुनने में भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन असल में वे जंगली मैदानों में दौड़ते हुए धूल भरी आंधी लेकर आए थे। विशाल वन क्षेत्र में घोड़ा पालना एक विलासिता थी। ताओ कबीले के पास केवल कुछ 100 घुड़सवार योद्धा थे। उनमें से बड़ी संख्या में योद्धाओं को मारकर उन्होंने फाइनल में जीत का जश्न मनाया। मंच बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। ताओ जनजाति के मुखिया यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्वयं आए थे, एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए। वे अपने ताओ जनजाति के लोगों को विशाल जंगल से निकलकर बाहर दुनिया में कदम रखते देखने के लिए उत्सुक थे। दृश्य तैयार होने के बाद झांग टैन अपने घोड़े पर सवार होकर अखाड़े के केंद्र में पहुंचा। आज चयन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। सेमीफाइनल के बाद मॉर्टल ब्लड के केवल 20 योद्धा ही बचे थे। वे 20 लोग बेहद घबराए हुए थे। यही उनके भविष्य का फैसला करने वाला था। सफलता तो जैसे मछली अजगर के द्वार से छलांग लगाती है वैसे ही थी, जबकि असफलता का मतलब व्यर्थ का प्रयास था और उन्हें विशाल वीरान इलाके में अपना दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ता जब तक कि वे बुढ़ापे से मर न जाते। उस तरह का भाग्य बहुत ही दुखद था और उसके बारे में सोचना ही निराशाजनक था। राज्य के चयन का तीसरा दौर विषय होगा, झांग टैन ने लंबी आवाज में कहा और लोग सांस रोककर खड़े रह गए। विषय है वास्तविक युद्ध। जब झांग टैन ने वास्तविक युद्ध ये 2 शब्द कहे तो लोग उत्साह से भर उठे। वास्तविक युद्ध, हाँ, आखिरकार वे वास्तविक युद्ध का परीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वास्तविक लड़ाई में तो तुरंत पता चल जाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर। बहुत खूब। मैं आध्यात्मिकता जैसी जटिल चीजों में माहिर नहीं हूँ, नहीं मैं अपनी साधना तकनीक का प्रदर्शन करने में अच्छा हूँ, लेकिन वास्तविक युद्ध के लिए मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा। मैं बचपन से ही अपने कबीले के विशेषज्ञों से लड़ता आया हूँ। वर्षों के मार्शल आर्ट अभ्यास के बाद मैंने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले योद्धा खुशी से झूम उठे। वे सब इस बात से सहमत थे कि ऐसा तो पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने झांग टैन द्वारा लिए गए टेस्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं था, तो वे अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकते थे। अगर उन्होंने शुरू से ही वास्तविक युद्ध क्षमता का परीक्षण किया होता तो यह आसान होता। ये निष्पक्ष और समझने में आसान था। इन सभी बेकार की चीजों का परीक्षण करने का आखिर क्या मतलब है। प्रतिभागी उत्साहित थे और दर्शक भी। वास्तविक युद्ध देखना एक अद्भुत अनुभव था। इससे छल कपट का सहारा लेने वालों का असली चेहरा भी सामने आ सकता था, लेकिन वास्तविक युद्ध में छल कपट की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रतियोगियों में से लियान चेंगयू और ताओ यूनिक्सियाओ ने ये यून की ओर देखा। लियान चेंगयू ने गंभीर मुस्कान दिखाई, जबकि ताओ यूनिक्सियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान। वे वास्तविक युद्ध के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शुरू में उन्हें इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन झांग टैन ने उन्हें सुखद आश्चर्य दिया। आखिरकार खुद को साबित करने का समय आ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बुरी तरह घायल करना चाहता हूँ, कमीने, तुम्हें तड़प तड़प कर मार डालना चाहता हूँ। लियान चेंगयू ने अचानक ये आवाज ये यून के कान में डाली। ये यून ने लियान चेंगयू की ओर देखा, लेकिन चूंकि वह बिना बोले शब्दों को संप्रेषित करना नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। लियान चेंगयू की आंखों में घृणा की आग भड़क उठी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, क्योंकि वह एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि झांग टैन जल्दी से अपनी बात खत्म कर दे ताकि वही उनसे लड़ सके। इस समय झांग टैन अभी भी नियमों की घोषणा कर रहा था। इस युद्ध में हथियार रखने की अनुमति थी, क्योंकि हथियार योद्धा की युद्ध शक्ति का एक हिस्सा है। हथियारों का अभ्यास करने से योद्धाओं को बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए यदि हथियार प्रतिबंधित होते तो यह अन्यायपूर्ण होता। जहां तक युद्ध के परिणाम की बात है, युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक व्यक्ति हार स्वीकार नहीं कर लेता या जब तक कि एक व्यक्ति लड़ने की क्षमता खो नहीं देता। युद्ध का क्रम जिन लॉन्ग वेई द्वारा तय किया गया था। इसमें कोई लॉटरी नहीं निकाली गई थी। जिन लॉन्ग वेई जिसे भी लड़ाना चाहता था उसे लड़ना ही पड़ता था। अंतिम रैंकिंग का निर्णय जिन लॉन्ग वेई द्वारा किया गया था और किसी को भी इसके बारे में समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही पहला दौर शुरू होने वाला था। सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाली यी यून और ताओ यूनिक्सियाओ को शीर्ष टीम में नहीं बुलाया गया, लेकिन लियान चेंगयू को अखाड़े में बुलाया गया।
उसका प्रतिद्वंदी एक ऐसा व्यक्ति था जो मुश्किल से सेमीफाइनल पास कर पाया था। प्रतिद्वंदी पीले रैंक का प्रथम श्रेणी का व्यक्ति था, इसलिए उसके राज्य के चयन में उत्तीर्ण होने की संभावना कम थी। लियान चेंगयू की ताकत चौंकाने वाली थी। इस मुकाबले में रोमांच का कोई नामोनिशान नहीं था, क्योंकि लियान चेंगयू ने उसे आसानी से हरा दिया और दूसरे दौर में पहुंच गया। ये यून की बात करें तो वह बिना लड़े ही दूसरे दौर में प्रवेश कर गए। इससे ये यून की ताकत देखने के इच्छुक कई लोग नाराज हो गए। उनका मानना था कि जिन लॉन्ग वेई के परीक्षक इस लड़के के प्रति बहुत पक्षपाती थे। वह पहले से तो बच सकता है, लेकिन दूसरे से नहीं। देर सवेर तुम्हारा भेद खुल ही जाएगा। आसानी से जीत चुके लियान चेंगयू ने ये यून पर ताना मारते हुए खुशी से कहा, दूसरों को तुम्हारे बारे में शायद पता न हो, लेकिन मुझे सब पता है। तुमने सिर्फ 3 महीने ही मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। तुम्हारी ताकत तो सिर्फ झाओ तेजू जैसे लोगों को हराने के लिए ही काफी है। क्या तुमने कभी किसी असली माहिर से लड़ाई की है? मुझे लगता है तुम्हें युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। मैं तो बचपन से ही प्रशिक्षक याओ के साथ अभ्यास करता आ रहा हूँ। मैं चीगेद्र स्तर के शिखर पर हूँ। मैं चीगेद्र स्तर की सीमा तक पहुंच चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? लियान चेंगयू जानता था कि यून एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन ये यून ने अपनी तकनीक का प्रदर्शन करते समय बैंगनी धुंध उत्पन्न की, या शायद उसमें अच्छी ऊर्जा थी। इससे केवल ये साबित हुआ कि ये यून में प्रतिभा थी। तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली था? आज असली लड़ाई थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को दूसरों में भय पैदा करने के लिए और अधिक विकसित होना पड़ता है। वह इस युद्ध में ये यून को बुरी तरह घायल करना चाहता था, उसके आत्मविश्वास को नष्ट करना चाहता था, ताकि भविष्य में वह धूल के सिवा कुछ भी न रहे। ये यून के प्रति लियान चेंगयू की नफरत पूर्वी नदी के जल की तरह थी, जो कभी न खत्म होने वाला प्रवाह है। ये यून ने लियान चेंगयू को एक नजर देखा और कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो पहले अपने विरोधियों को हराओ। यहाँ 10 से ज्यादा लोग हैं। तुम्हारी ताकत उनमें सबसे अच्छी नहीं है, कौन जाने अगले दौर में तुम हार भी सकते हो। ये यून की बातें सुनकर लियान चेंगयू हंसते हुए बोला, मौत सामने होते हुए भी तुम दूसरों को ताना मार रहे हो, तुम सच में मूर्ख हो। जैसे ही लियान चेंगयू ने ये कहा, झांग टैन अचानक चिल्लाया, अगले दौर में ये यून। लियान चेंगयू, अखाड़े में प्रवेश करो। इस आवाज ने अनेक प्रतियोगियों को चौंका दिया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये यून और लियान चेंगयू कट्टर दुश्मन थे। वे एक तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि शायद वे कभी युद्ध में आमने सामने ना पाए। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये यून का पहला मैच लियान चेंगयू के खिलाफ होगा। क्या यह एक संयोग था, या फिर सोची समझी योजना? हो सकता है कि थाउजेंड हाउसहोल्ड झांग ने दोनों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों को भांप लिया हो और जानबूझकर ऐसा करवाया हो। किसी ने पुष्टि करते हुए कहा, आखिर यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? क्या इससे लियान चेंगयू को मदद नहीं मिल रही? लियान चेंगयू की यही तो ख्वाहिश थी। लोगों ने लियान चेंगयू को देखा और उन्हें बेहद उत्साहित पाया। वे 1 महीने तक भूखे रहने के बाद मेमने को देखकर उत्साहित भेड़िए की तरह थे, मानो उनका पूरा शरीर आग से जल रहा हो। वाह वाह, एकदम मनपसंद। 1000 परिवारों का झांक भी मेरी मदद कर रहा है। हा हा हा। लियान चेंगयू बहुत खुश था। उसने उत्साह से लाल आंखों से ही यून की ओर देखा। लोग अक्सर अत्यधिक क्रोध में अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। लियान चेंगयू ने अपनी आवाज में एक भयावह मुस्कान भरते हुए कहा।